अस्सलामुअलैकुम। अच्छा आप ठीक है। मीटिंग आईडी हमारी थोड़ी सी आज चेंज, इस वजह से किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। ओके आई वेट। अस्सलामुअलैकुम ताहा, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? आई वाज वेटिंग, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मैंने अभी ईमेल की थी सबको आईडी वगैरह के साथ। काइंडली आप भी दूसरों को कम्युनिकेट कर दें अगर, तो स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी भी अगर ज्वाइन कर लें तो। आई होप आपको अब आवाज़ आ रही होगी मेरी। अब मैंने कहा है कि आप काइंडली ये आईडी वगैरह बाकियों से भी शेयर कर लें। मैंने ईमेल तो की है सबको, तो ताकि हम ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करें फिर हम। या आई थिंक उन तक पहुंचा नहीं होगा ना मैसेज, या उन्होंने देखी नहीं होगी ईमेल। आईडी वगैरह उनको शायद नहीं पता होगी, पार्टिसिपेंट्स हैं ही नहीं। और आई एम स्टिल वेटिंग बिकॉज हमने क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज किया है, तो मे बी आप अगर कम्युनिकेट कर दें या प्लीज़। ऑल राइट, हो सकता है ऐसा हुआ। न्यू आईडी है, इस वजह से मे बी ये गलती हो गई हो। सो लेट दी एजेस ज्वाइन, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल राइट एवरीवन, वेलकम। क्लास की चूँकि टाइमिंग आज हमने चेंज की थी और आईडी चेंज हुई है, इस वजह से काफ़ी ने आई थिंक गलत क्लास ज्वाइन कर ली थी शायद। सो दिस इज़ द क्लास ऑफ ई कॉमर्स। 4 to 6 होनी थी हमारी क्लास, बट बिकॉज ऑफ एन इवेंट आई हैड टू अटेंड, इस वजह से मैंने ये क्लास थोड़ी सी मूव कर दी। आई होप किसी को ज़्यादा इशू नहीं हुआ होगा इससे। अगर किसी को इशू हुआ भी है तो आई एम होपिंग कि ही और शी विल, आई थिंक ही विल वॉच द रिकॉर्डिंग। लास्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। वी वर डिस्कसिंग वेरी वी डिस्कस्ड वेरी थॉरोली a study about multiple campaigns, uh, actually a couple of campaigns that ran on 3 websites. पैरेलल कैंपेन्स थी वो, पैरेलल SEO वर्सेस PPC कैंपेन्स थी। सो उसके ऊपर हमने बात की थी। अच्छा वो जो दूसरी आईडी थी जिसमें हमारे 4 से 6 होती है क्लास, वॉज दैट वर्किंग? आप लोग आई थिंक उसमें थे। वॉज दैट वर्किंग? आप उसमें गए थे, कोई और क्लास हो रही थी या क्या हो रहा था? अच्छा ओके, आई थॉट कि वो एप्लीकेबल नहीं होगी, तो फिर मैंने अपनी पर्सनल आईडी आप लोगों से शेयर की है। इसी पे हम क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं, या हम उस आईडी पे मूव करें। आई थिंक वो आईडी फिर शायद आगे चल के कोई और क्लास को वो असाइन की हुई हो, मे बी शायद हो सकता है अभी नहीं तो आधे घंटे बाद कोई और क्लास उसमें ज्वाइन कर रहे हो, मे बी टाइम टेबल के हिसाब से इस तरह हो। तो हम इसी आईडी पर रहते हैं। बट द इशू इज़ एज़ यू ऑल नो, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सनल आईडी, तो 40 मिनट्स की हमारे पास लिमिटेशंस होगी। उसके बाद जो है वो फिर रीज्वाइन करना होगा हमें आफ्टर एवरी 40 मिनट्स। 1 से 2 दफ़ा हमें रीज्वाइन करना होगा। वो आपके पास भी प्रॉम्प्ट आ जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा, तो हम इसी आईडी पे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे अगर जैसे ही हमारा टाइम ख़त्म होता है। So I hope कि you guys remember about the study that we did in the last class। काफ़ी डिटेल्ड स्टडी हमने देखी थी हर एक वेबसाइट की। उस पे कुछ तहफ़ुज़ात मेरे थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे कि वाई डू आई नॉट बिलीव ऑल द फाइंडिंग्स टू बी ट्रू इन दैट स्पेसिफिक स्टडी, बट नाउ इज़ द टाइम फॉर यू। आप लोगों ने अब अपनी इनपुट देनी है कि डू यू थिंक दैट स्टडी कंक्लूड्स अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ आवर स्टडी, कि हमने जो चीज़ देखी उसके अंदर, क्या स्टडी से आप लोग मुतमईन हैं, सही कह रहा है वो कि PPC और इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कौन एक चीज़ बेहतर है और एक चीज़ नहीं है? बिकॉज आई एम होपिंग कि हमने लास्ट क्लास में जितनी चीज़ की थी, अगर आपने उसके अलावा कुछ नहीं किया तो वो चीज़ आपने जाकर दोबारा देखी हो या रिपीट की हो तो आपको थोड़ा और अंदाज़ा हो गया हो। या इफ़ यू हैव एनी अदर इंसाइट इन दैट टॉपिक एज वेल, तो काइंडली वो भी शेयर करें। एनी इनपुट, एनी कमेंट, एनी रिजर्वेशन इफ़ यू हैव, कि आपको लगता है कि वो स्टडी सही है या गलत है या उसमें क्या क्या और एडिशंस हो सकती हैं, तो काइंडली शेयर दो अबाउट दैट स्टडी, जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर भी की है स्क्रीन। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी ये पूरी स्टडी। सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? हमने देखा था कि 3 वेबसाइट्स के ऊपर आई थिंक 3 से 4 महीनों के लिए कैंपेन चलाई गई पैरेलल में, और उसके कुछ रिजल्ट्स, कुछ फाइंडिंग्स थी जो कि इस तरह हमने शो करके देखी थी।
एक कमेंट मेरे पास आ गया है, एक दो। आई एम वेटिंग के एक दो और कमेंट्स भी आ जाएँ तो वन बाय वन फिर हम उन पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बाकियों से भी इस पर कमेंट लेंगे। अच्छा मदन लाल, आप जो बात कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि आप एक्चुअली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ये, या आप सिर्फ बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। जिस तरह से आपने कहा कि 3 मंथ की रिसर्च की उन्होंने, सो यस वी नो कि उन्होंने 3 मंथ की रिसर्च की, सो व्हाट इज़ योर कमेंट ऑन दैट, कि आपको लगता है सही हुआ या आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। सिमिलरली आपके दूसरे कमेंट के साथ भी ये इशू है। आई एम नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि आपका पॉइंट क्या है। ऑल राइट, कोई और कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है। आई थिंक कि आप लोगों ने या तो स्टडी नहीं किया है उसको फिर, या मे भी कोई और इशू हो। ओके, मदन लाल का जिस तरह से कमेंट था मैं इनको ही थोड़ा सा एड्रेस कर लेता हूँ, फिर एक और कमेंट आया मैं उसके ऊपर चलता हूँ। इसे कि 3 अलग वेबसाइट्स पे इन्वेस्टमेंट की थी और इनका डाटा कलेक्ट किया है। सो यस, 3 अलग वेबसाइट्स के ऊपर, एंड स्पेशली इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि तीनों वेबसाइट्स में कुछ डिफरेंसेस भी थे। जिस तरह से हमने देखा ना कि फ़र्स्ट वेबसाइट आई थिंक कोई टॉय स्टोर टाइप थी, और सेकंड वेबसाइट कोई कपड़े की चीज़ें आई थिंक वो बेच रहे थे, थी ई कॉमर्स ही। लेकिन एक तीसरी वेबसाइट जो थी वो ई कॉमर्स नहीं थी। तो थोड़ी सी चेंजेस थी वेबसाइट्स के अंदर जिनको स्टडी किया गया। तो ये रिज़र्वेशन तो इन्होंने ख़ुद भी लिखी है इस पेपर में। अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, आई थिंक हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ। लिमिटेशंस के अंदर इन्होंने ये बात की थी। मुझे स्पेसिफिकली वो पैराग्राफ नहीं मिल पा रहा है, बट हमने ये लास्ट क्लास में देखा था। इसमें इन्होंने खुद लिखा था इस पेपर के अंदर कि द लिमिटेशन वॉज ऑफ 3 मंथ्स। ये जो चीज़ थी ये एक लिमिटेड रही चीज़, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा क्रेडिबल नहीं हैं, जितने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा आप उन पर 100% बिलीव नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा हमेशा। बिकॉज दैट स्टडी इज़ नॉट फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे साल के लिए वो स्टडी नहीं थी, दैट वॉज जस्ट फॉर 3 मंथ्स। और हमने ये भी देखा था कि 3 मंथ्स के अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई किसी चीज़ की सेल या किसी चीज़ के जो है यूज़र्स ज़्यादा शूट कर गए हों, ठीक है, ज़्यादा बढ़ गए हों। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, इस तरह से हमने कहा था कि स्पेसिफिक चीज़ जो आती है वो हॉलीडेज़ वगैरह आ जाते हैं जब, तो उस हिसाब से हो सकता है कि चीज़ें, या इसी तरह मुख्तलिफ़ डेज़ जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, हो सकता है इसके अंदर जो गिफ्ट वगैरह के लिए लोग लेते हैं चीज़ें, या इसी तरह कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन इन इवेंट्स को देखते हुए मे बी कुछ चीज़ों की सेल्स वगैरह बढ़ी हों, कुछ चीज़ों की जो है रेट्स वगैरह के बेस के ऊपर या मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो है इस स्टडी को अफेक्ट किया गया। तो इस तरह की कुछ रिज़र्वेशन हो सकती हैं। एक रिज़र्वेशन मैंने जो अपनी बताई थी वो आप लोगों को होपफुली याद हो या ना हो, वो यही थी कि दोनों चीज़ें पैरेलल में चूँकि चलाई गई थी, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो एसईओ के रिज़ल्ट्स हैं वो पीपीसी से किसी तरह अफेक्ट हुए हों, या पीपीसी के जो अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं मे बी वो एसईओ की वजह से भी उसमें कोई ना कोई इनपुट आ रही हो। तो इट्स नॉट completely distinct स्टडी ऑफ बोथ दी कैंपेन्स। डिस्टिंक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एस पे जो काम किया गया वो सिर्फ एस की वजह से ही उसके ऊपर ये काम आया, स्टडी आई है। जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं उनके ऊपर थोड़ी सी जो है वो नज़र षानी की आई थिंक गुंजाइश है। अवैस कह रहे हैं कि इन दैट स्टडी वी हैव सीन 3 एग्जांपल्स ऑफ माय असेसमेंट इज़ दैट एसईओ इज़ बेटर देन पीपीसी एज वी हैव सीन बेटर स्टैटिस्टिक्स इन एसईओ। यस, एसईओ के अंदर हमें काफ़ी अच्छे स्टैटिस्टिक्स मिले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी वेबसाइट के ऊपर अगर हम रहते हैं, वेबसाइट 3 की अगर हम देखते हैं, तो वी आर सीइंग कि सीपीए काफ़ी हद तक चेंज्ड है। 25 रुपीज़ हेयर है, 112 रुपीज़। इन ऑर्डर टू अक्वायर अ कस्टमर यूजिंग पीपीसी यू आर पेइंग वे मच मोर than how much you are paying in SEO. So yes, in particular scenarios ज़्यादातर हमने यही देखा कि SEO was far better than PPC, ठीक है। राइट, मदन लाल कह रहे हैं कि जैसे अभी लॉकडाउन, यस मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह पेंडेमिक की सिचुएशन है, लॉकडाउन की वजह से ई कॉमर्स की साइट पर ट्रेंड ज़्यादा आ गया था, ज़्यादा सेल्स वहाँ पर हो रही थी, तो मे बी इस तरह की कोई नॉट ऑब्वियसली लाइक दिस, बट मे बी इस तरह की कोई चीज़ अफेक्ट की हो।
लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये कहते हैं कि 3 मंथ्स इन्होंने सितंबर से दिसंबर तक लिए, मे बी साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ हॉलीडेज़ आते हैं उन दिनों के दौरान, या कुछ फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की हो कि मे बी शॉप्स फिज़िकल के ऊपर से ज़्यादा लोग ई कॉमर्स की तरफ आए हों। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं। इसके ऊपर एक पूरी स्टडी होनी चाहिए। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप इस तरह की कोई स्टडी मेरे सामने लेकर आएँ कि जो इन फैक्टर्स को देखते हुए एनालाइज करे कि एक्चुअली क्या चीज़ बेहतर है, क्या एसईओ बेहतर है या पीपीसी बेहतर है। इसके ऊपर और भी आपने डिटेल में जाना है इस पूरी स्टडी के अंदर। मैंने जितनी आपको डिटेल पढ़ाई है इट वाज जस्ट से 20-25% ऑफ दैट स्टडी। आपको इसमें से और चीज़ें एनालाइज करनी है और निकालनी है अपने उसके लिए, अपने अपने समझने के लिए, क्योंकि मैं आपकी जो अपकमिंग असाइनमेंट्स होंगी या आपका जो एग्ज़ाम वगैरह होगा, आई विल इंक्लूड दिस स्टडी स्पेसिफिकली इन दैट एज वेल। कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ कमेंट्स आपसे मिलूँगा या कुछ कमेंट्स देके आपसे उस पेपर के रेफरेंस से आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। सो इट वुड बी गुड अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह पढ़ें और अपनी तरफ से भी कुछ इंसाइट्स इसकी बनाना शुरू कर दें अभी से ही, बजाय इसके जब आपके सामने पेपर आए तो आप याद करते फिरेंगे अच्छा और क्या क्या था उस पेपर में। अपनी तरफ से कुछ इंसाइट्स, कुछ कमेंट्स, कुछ एक अपनी एक जो है वो लिखना शुरू कर दें इसके ऊपर। क्या कहते हैं, इंसाइट्स कह लें या कमेंट्स वगैरह कह लें। इन जनरल मीनिंग यस अवेस, इन जनरल मीनिंग नॉट जस्ट अबाउट दिस स्टडी, ये तो एक स्पेसिफिक स्टडी है जिसमें ज़्यादा नंबर्स भी शो हो रहे हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए पिक की है। आई हैव स्टडीज सम अदर पेपर्स एज वेल एंड एसईओ को फिर भी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है पीपीसी से। बट रिमेंबर कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एसईओ वर्सेस पीपीसी, इट इज़ मोर अबाउट व्हाट डू यू वांट दैट कैंपेन टू डू। आप क्या चाहते हो कि उस कैंपेन से क्या मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि सेल्स मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़े, या फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि यूज़र्स को पता लगे कि मेरा भी एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, बेशक वो ख़रीदे ना, लेकिन सबके जहन पर सवार हो जाए वो चीज़ कि अच्छा ये भी एक प्रोडक्ट नया आया हुआ है मार्केट में। इसके लिए आई थिंक दैट वुड बी पीपीसी बेटर होगी। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू अक्वायर एनी कस्टमर, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर चाहिए। तो एक्सपोजर तो ज़्यादा मुझे तभी मिलेगा जब मैं पीपीसी के थ्रू सर्च कर रहा हूँ। एसईओ तो टाइम मांगता है, मेरा प्रोडक्ट नया है तो मैं एसईओ की तरफ नहीं जा रहा हूँ और मुझे फिर भी ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आई वुड ऑप्ट फॉर पीपीसी। बट इफ़ यू आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म कैंपेन्स, अगर आपको पता है कि ओके आज अगर लोगों को नहीं पता तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है 1 महीने बाद जो लोग आपके प्रोडक्ट को देखें या 6 महीने बाद देखें, तब भी आपके प्रोडक्ट की वर्थ वही रहनी है, तो फिर एसईओ में इन्वेस्ट करें आप, क्योंकि अभी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाने से आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप एसईओ में इन्वेस्ट करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप मूव करते रहें, ताकि जब आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को पता लग जाए, तब उस वक्त जब आपकी सेल्स हो रही होंगी तो वो आपको रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा फराहम करें, ठीक है, उस पर आपको ज़्यादा पैसे ना लगाने पड़े। तो इट्स ऑल अबाउट दिस सिनेरियो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस के अंदर ऑब्वियसली बिजनेसेस क्या चाह रहे होते हैं कि कस्टमर खरीदे आपकी चीज़, तो उस सिचुएशन के अंदर एसईओ इज़ ऑब्वियसली बेटर। बट ऐसी अगर सिचुएशन है जिसमें आपका मोटिव सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ एक्सपोजर देना है, अपने प्रोडक्ट का बेचना नहीं है फ़िलहाल 1 महीने तक या 1 साल तक, मुझे सिर्फ एक्सपोजर देना है, कोई ख़रीदता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो ट्रैफिक है या सिर्फ एक्सपोजर है, तो फिर पीपीसी में इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी वेबसाइट बेशक बुरी भी है लेकिन तब भी यूज़र आपके कीवर्ड्स के ऊपर आपका नाम देख रहा होगा, बेशक वो आप पर क्लिक ना करें, ठीक है। सो जनरली अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 80% एसईओ इज़ बेटर, बट इन सम केसेस लाइक जिस तरह की मैंने अभी एग्जांपल आपको दी, पीपीसी कैन बी बेटर इन सम केसेस। मदन लाल कह रहे हैं कि देर आर सम फोकस कीवर्ड्स व्हेन एड्स आर ऑन द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट्स, मे बी सम साइट्स हैव सम पुअर कीवर्ड्स। यस, पीपीसी के अंदर जिस तरह से हमने देखा ना, पीपीसी का एक नुकसान ये भी था कि उस पर टाइम मेहनत आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है, और मेहनत इसी चीज़ की होती है कि यू वुड हैव टू लुक फॉर द कीवर्ड। इसकी एक मैं आमतौर पर जो एग्जांपल देता हूँ वो इस तरह से देता हूँ फॉर ऑल द पीपल जिनको पीपीसी का उस तरह से विजुलाइज नहीं कर पा रहे होते, जस्ट फॉर विजुलाइजेशन। अगर आप ऐसे सोचें कि कीवर्ड इज़ लाइक अ बिल बोर्ड, साइन बोर्ड जो होते हैं ना, आप आते जाते देखते हैं साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, किसी के ऊपर किसी चीज़ का इश्तिहार है, किसी के ऊपर किसी चीज़ का इश्तिहार है।
कंसिडर दोज बिल बोर्ड्स एज योर कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वो कीवर्ड्स हैं जिनको हम बिल बोर्ड्स कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने अपना ऐड किन कीवर्ड्स के ऊपर लगाना है, आपने अपना ऐड किन किन बिलबोर्ड्स के ऊपर लगाना है। तो अब यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और ये सर्च करना पड़ेगा कि एक्चुअली कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको अभी मदन लाल कह रहे हैं फोकस कीवर्ड्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने बिलबोर्ड के ऊपर ऐड लगाना है, अब फॉर एग्जांपल मेरा बिलबोर्ड जो है वो रेलेवेंट है से शारा फैसल के ऊपर अगर एक लगा हुआ है तो आई विल से कि ओके यहाँ पर एक, बट फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट इस तरह का है जो कि वो लोग जो कि शारा फैसल से गुजर रहे हैं ज़्यादातर उनके लिए इतना ज़्यादा एप्लीकेबल ना हो जितना ज़्यादा फॉर एग्जांपल मैं केमाड़ी के अंदर या इस तरह की जगह पर लगा हुआ, फिशरीज़ में लगा हुआ, राइट। सो आई विल हैव टू लुक फॉर दैट बिलबोर्ड। मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कॉमन बिलबोर्ड्स हैं और कौन से ऐसे बिलबोर्ड्स हैं जिनका मुझे फ़ायदा हो सकता है। सो मुझे फोकस करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि मेरा यूज़र सर्च करेगा। और यही सारी कहानी है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ सर्च कर रहे हैं, आप उसी में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, कीवर्ड्स पे जब आप कीवर्ड के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, इसकी एक एग्जांपल और समझ लें। एक वर्किंग इस तरह से होती है, आई थिंक जब हम पीपीसी पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया भी था, नहीं बताया था तो अब बता देता हूँ कि कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि इस कीवर्ड के ऊपर मुझे ऐड लगाना है तो लगा दिया जाएगा, नो, उसके ऊपर बिडिंग होगी। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर बिडिंग, अगर बिडिंग का मतलब ये है कि गूगल और फेसबुक विल स्टार्ट द बिडिंग फ्रॉम समवेयर, दे विल फॉर एग्जांपल से 100 रुपीज़ पर क्लिक, जितने भी उनके एक्विजिशन के चार्जेस वगैरह हैं। तो यू विल हैव टू बाय दैट कीवर्ड not from just Google, but you would have to win that keyword from other competitors as well। जहाँ पर आप ऐड लगाना चाह रहे हो वहाँ पर 10 कंपनीज और भी लगाना चाह रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर बिडिंग वॉर शुरू हो जाती है और जो सबसे ज़्यादा पे करेगा गूगल को, गूगल उसका ऐड जो है वो उस कीवर्ड के ऊपर लगाएगा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कीवर्ड्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फोकस्ड कीवर्ड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट मनी अगर आप पीपीसी की बात करते हैं तो, राइट। सो लाइक आई सेड कि इसके ऊपर आपने और भी स्टडी करनी है और भी अपने इंसाइट्स लिखने हैं, अपने पास लिख के रखने हैं और उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन हम जो है डिस्कशंस भी कर सकते हैं। आपको कोई जहन में चीज़ आती है तो हम उसको भी जो है वो डील कर सकते हैं। आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक राइट, इस टॉपिक का नाम है पिरामिड स्कीम्स एंड सम अदर स्कैम्स। So first of all, the question is open to you. Do you know what a pyramid scheme is? Don't search for that on Google, don't go anywhere, just tell me if you know what a pyramid scheme is. Okay, नहीं पता, okay. So pyramid scheme एंड अदर स्कैम्स जिस तरह से आगे लिखा हुआ है, तो इस पूरे टॉपिक से आपको कम से कम ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि पिरामिड स्कीम इज़ एक्चुअली अ स्कैम। और स्कैम किसे कहते हैं? स्कैम का मतलब पता है? यस एग्जैक्टली, सकलैन जिस तरह कह रहे हैं, मदन भी यही कह रहे हैं, धोखे को, चीट करना है। चीटिंग अगर आप कर रहे हैं किसी चीज़ में तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्कैम। आप कर कुछ रहे हैं लेकिन बता कुछ रहे हैं कि यू आर एक्चुअली चीटिंग, फ्रॉड, राइट, अनदर गुड वर्ड। सो दैट इज़ एन स्कैम। सो इट मीन्स कि पिरामिड स्कीम आर आल्सो स्कैम्स। नाउ हाउ डज अ पिरामिड स्कीम वर्क? पिरामिड स्कीम, it is very important for you to know what a pyramid scheme is as a part of a society and as a student of e-commerce as well। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी आगे चलकर जो कि आपको लगेगा कि दोज आर लेजिटिमेट बट दोज आर एक्चुअली स्कैम्स। मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ एंड देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, गिव यू सम टाइम टू सर्च फॉर सम पिरामिड स्कीम्स, बट नॉट राइट नाउ। पहले इसकी सिनेरियो अच्छी तरह से समझ लें। अच्छा हाँ ठीक है, ये भी एक स्कैम है बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ पिरामिड स्कीम। अब इस कह रहे हैं कि भाई 2 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं या इतना तोला सोना आपने जीत लिया है, मैसेज आ रहे होते हैं, दैट इज़ एन स्कैम एज वेल। बट
नाउ लर्न अबाउट पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं। अच्छा, समझ रहे हो ना जब पिरामिड स्कीम को, तो काइंडली जो मैं बता रहा हूँ उसी के ऊपर फोकस कीजिएगा। फ़िलहाल इसको कम्युनिकेट करने की या कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, आपको जो पता है ना ऑलरेडी चीज़ें उन एग्जाम्पल्स से। पहले समझ लें अच्छी तरह चीज़ें, फिर समझना कि अच्छा ये चीज़ है तो इसका मतलब है कि वो फला चीज़ एक स्कैम है। ठीक है, आता हूँ मदन लाल, ये एक अलग तरह का स्कैम है जो आपने वर्ड यूज़ किया। सो पिरामिड स्कीम का मतलब ये है कि आई कम टू यू, आई एम एन इन्वेस्टर और आई हैव अ कंपनी। ठीक है, आई कम टू यू, आपकी पूरी क्लास है, फॉर एग्जांपल 8 स्टूडेंट्स हैं, मैं 8 के 8 स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, कंसिडर इट एज अ सिनेरियो कि मेरे पास 50 बुक्स पड़ी हुई हैं, एक ही बुक की 50 कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। वो 50 कॉपीज़ टोटल मिलाकर से 50,000 की हैं, एक बुक 1,000 की है। ठीक है, वो मेरे पास रखी हुई हैं, मुझे उसको बेचना है। तो मैं आप सब में, आप कितने, फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं पाँचों को 10-10 कॉपीज़ दे देता हूँ कि आप ये बेचें। सिर्फ देता नहीं हूँ बल्कि आपको बेचता हूँ। आपको मैं ये कहता हूँ कि 1,000 रुपये की किताब है और आप ये 10 किताबें मुझसे ले रहे हैं, यानी कि आप 10,000 मुझे देंगे। लेकिन शर्त अब यहाँ पर यह है कि आपने मुझसे 10 किताबें ले तो ली, लेकिन आप जब इनको बेचेंगे ना तो जितना मुनाफा होगा उसका 50% या 20% आप मुझे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 किताबें मुझसे ले ली, या 10 किताबें आपने ले ली 10,000 की। अब एक किताब आपने मुझसे 1,000 की ली है, लेकिन अगर वो आगे जाकर आप बेचते हैं 1,500 की, तो इसका मतलब है कि आप 250 रुपये मुझे देंगे, 250 आप मुझे देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा बंदा है 6-7 बंदों को दी ना मैंने, कोई ऐसा है जो कि वो 1,000 की किताब जो है वो 1,800 में बेच के आ जाता है, अब वो बता मुझे 400 रुपये देगा पर बुक। ठीक है, इस तरह वो सब मुझे पैसे देंगे, बिकॉज बुक्स फॉर माइन, उन्होंने मुझसे ख़रीदी है कंज्यूम करने के लिए नहीं बल्कि बिज़नेस के लिए। तो एज अ रिटेलर मैं अपना एक कमीशन रख रहा हूँ, तो मैं उनको बुक्स देता हूँ, वो आगे बुक्स बेचते हैं और जितना उनको मुनाफा होता है उसका कुछ परसेंट वो मुझे दे देते हैं। ठीक है, लेजिटिमेट बिजनेस है, हो सकता है ऐसा हो जाए, सही है, मेरे पास कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को देता हूँ बेचने के लिए, आप बेचें, तो इट्स अ प्रीटी लेजिटिमेट, एक जायज़ बिजनेस है ये कि आप कुछ चीज़ें बेचें, उस पर जितना मुनाफा है आप उस बंदे को भी दे रहे हैं कुछ चीज़ें जो कि आपने, जिससे आपने वो चीज़ ख़रीदी है। सारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसी तरह काम कर रही होती है, जितनी सप्लाई बढ़ती है उतनी ज़्यादा, जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी ज़्यादा सप्लाई आपको करनी पड़ती है, और जितनी ज़्यादा सप्लाई होती है उतना ही ज़्यादा आप मुनाफा भी दे रहे होते हैं चीज़ों के ऊपर। तो ये चीज़ तो प्रेटी मच हर दुनिया में हर जगह हो रही है। बट द इशू हैपन्स, अब इशू सुनिएगा कि क्या है। और इशू ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने वो 10 किताबें 5 लोगों को दी ना, सबके पास 10-10 किताबें आ गई। अब वो 10 लोग जो हैं या 5 लोग जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, वो 10 किताबें बेचते नहीं हैं, बल्कि वो 5 और बंदों को दे कहते हैं, यानी कि एक बंदा उनमें से 5 और बंदों को कहता है कि आपको मैं ये किताबें बेच रहा हूँ, मैंने ये 1,200 की ली है, वो 1,000 नहीं कह रहा उसको, वो कहता है मैंने ये 1,200 की ली है, आपको भी मैं 1,200 में देता हूँ, लेकिन आप जितनों का बेचेंगे उसका 50% आप मुझे देंगे। ये कौन कह रहा है, ये सेकंड लेवल वाला बंदा कह रहा है, ये एक्चुअली जिसके पास किताबें थी वो नहीं कह रहा, बल्कि जिसने किताबें ख़रीदी हैं बेचने के लिए, वो आगे से और एक और बंदे को दे रहा है, ये एक या 3 को या 4 को 5 को और को दे रहा है। नाउ कंसिडर कि वो जिस बंदे ने उन 5 को दी ये किताबें, या उन 5 के बाद जिन 3 बंदों को दी है उसने वो भी ये बेचे ना, बल्कि और बंदे हायर कर लें ये काम करने के लिए। इसको अगर हम विजुलाइज करें तो इट गोज़ समथिंग लाइक दैट कि एक मिनट में वर्ड ओपन कर लूँ और फिर इसको जो है वो सही तरह से हम विजुलाइज कर पाएंगे होपफुली। राइट, सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पर्सन जिसके पास वो बुक्स थी, इसने 4-5 और लोगों को ये बुक्स दे दी। ठीक है, इसने कहा कि आप ये बेचें और जितना मुनाफा होगा उसमें से कुछ परसेंट जो है वो शख्स रख लेगा। नाउ द इशू इज़ कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने खुद नहीं बेची बल्कि कुछ लोगों को हायर कर लिया। इस बंदे ने 1-2 और से ये 3 बंदे हायर कर लिए। इसी तरह
इसने भी ये 3 बंदे हायर कर लिया, इसने भी ये 3 बंदे हायर कर लिया, इसने भी ये 3 बंदे हायर कर लिया, और इसने भी ये 3 बंदे हायर कर लिए। अब इसमें अब ये चीज़ कभी एंड नहीं हो रही, ठीक है। मे बी ये जो शख्स है ये भी 4 बंदे और हायर कर ले बुक्स बेचने के लिए, ये बंदा भी हायर कर ले, ये बंदा भी हायर कर ले। इसमें 1000 मसले हैं इस पूरी स्कीम के अंदर, ठीक है, जिनमें से कुछ आपके जहन में ऑलरेडी आ गए होंगे, ठीक है। आई वांट कि आप वो सारे मसले भी अब मुझसे शेयर करें, अब उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जिस तरह से मदन लाल कह रहे हैं कि फिर तो वो 1000 की जो बुक थी वो तो 10,000 की बिकेगी आखिर में, तो यस ऐसा ही होगा कि वो जो 1000 रुपये की बुक थी वो अब 1000 की नहीं, वो 10,000 की बिक रही होगी। क्यों वो 10,000 की बिक रही होगी? क्योंकि इस शख्स ने कहा था कि 1000 की ली है, इसने 1000 की इसको दे दी, लेकिन ये शख्स अगले को थोड़ी कहेगा कि 1000 की ली है मैंने, ये कहेगा कि 1200 की ली थी, आपको 1200 में ही दे रहा हूँ। अब ये अपनी 10 की 10 बुक्स, या फॉर एग्जांपल 9 की 9 बुक्स इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दी इसने बुक, ये तो अपने काम से मुबर्रा हो गया। इस बंदे के पास 9 किताबें थी, उसने वो 9 में से 3 इसको दे दी, 3 इसको दे दी, 3 इसको दे दी, और वो भी मुनाफे पे। इसने ये कहा कि ये मुझे 1000 की नहीं, ये 1200 की मिली है, 600 रुपये इसने कमा लिए बैठे बैठे, ठीक है। अच्छा, इसने 600 रुपये कमा लिए, हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट के अंदर, फिर रीज्वाइन करेंगे हम। सो इसने तो अपना काम कर दिया। अब बात है इन तीनों के ऊपर, अब इसके पास 1200 की आई ये चीज़, ठीक है। तो अब अगर ये अगला कोई बंदा हायर करता है तो ऑब्वियसली ये 1200 का नहीं कहेगा, उसको ये भी कुछ बढ़ा के ही बोलेगा, ठीक है। और ये कुछ इसमें से, अब एक्चुअली फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़र आ जाता है और कहता है कि अच्छा ये वो बुक है मुझे ख़रीदनी है। वो बुक कितने की पड़ेगी? जिस तरह मदन लाल कह रहे हैं, वो 1000 की चीज़ अगर इसी तरह हम चलते रहे तो 1000 से 1200 की हुई, 1200 से 2000 की हुई, 2000 से 3000 की हुई, इस तरह 3-4 लेवल और चलेंगे आप, तो यू विल सी कि ये बुक तो 10,000 की बिक रही है, जबकि एक्चुअली इसकी प्राइस 1000 है। और मज़े की बात यह है कि वो बुक 1000 की भी नहीं है। ये वाला जो बंदा है, हो सकता है इसने भी, इसके पास भी जो 10 बुक्स आई हैं वो असल में 100 बंदे हों जिनके पास 10-10 बुक्स हों। अब एक्चुअली बुक की प्राइस मे भी 400 रुपये हो या 200 रुपये हो। ये जो 1000 तक पहुंची है ये भी इसी तरह पहुंची है, और जो 10,000 तक पहुंचती हुई आपको नज़र आ रही है वो आपके सामने है कि किस तरह 10,000 तक पहुंचेगी। अब यहाँ पर एक काम ये देखें कि ये लोग अपने काम से मुबर्रा भी हो गए, अपना काम से करके फारिग भी हो गए, अपना मुनाफा भी कमा लिया, लेकिन साथ ही साथ इनको और मुनाफा भी मिल रहा होगा। अगर ये बंदा और बंदों को हायर करता है तो ये जो मुनाफा हुआ है इसका कुछ परसेंट ये इसको देगा, और इसको जो मुनाफा हुआ होगा वो कुछ परसेंट इसको देगा, ठीक है। इस सवाल के ऊपर मैं बहुत बाद में आऊँगा सकला नज़र। तो ये जो मुनाफा हुआ है, ये जो 1200 का इसने कह के बेचा है, पहली बात तो ये एक फ्रॉड हो गया कि इसने 1000 की ली थी बुक, इसने अपने दूसरे लोगों को भी 1200 का बताया, तो एक्चुअली बुक बेची नहीं, बल्कि फिर भी इसने मुनाफा ले लिया। और इन 1200 का बेच के, इनको 1200 की बुक बेच के इस बंदे ने ये भी कहा इसको कि आप अगर आगे ये बेचेंगे तो जितना मुनाफा होगा आपको मुझे देंगे। तो इसने अगर 1200 की बेची है और इसने 600 रुपये कमा लिए, 600 में से 300 तो इसको देगा, लेकिन इसके पास सिर्फ 300 नहीं बचेंगे, इसके पास ये लोग जब बेचेंगे तो अपना मुनाफा भी देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी यही हो रहा होगा। अब आप मुझे ये बताएं, और भी कमेंट्स बेशक दें इस पूरी स्कीम के ऊपर, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमा रहा होगा? राइट, सबसे ज़्यादा पैसे वो टॉप वाला कमा रहा होगा, क्योंकि अगर इस बंदे ने इससे 200 भी कमा ली है तो इसने बेसिकली इन पाँचों से 200 रुपये कमाए ऑन एवरेज, तो मतलब इसने 1000 रुपये कमा लिए बैठ के। इसने हो सकता है 400 कमाए हो, इसने हो सकता है 300 कमाए हो, इसने हो सकता है 200 कमाए। ऑन एवरेज अगर ये सब 200 रुपये भी दें तो इन पाँचों ने मिलके इसको 1000 रुपये दे दिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये कमा रहा है, यानी कि जो टॉप मोस्ट बंदा होगा वो सबसे ज़्यादा कमाएगा इस पूरी स्कीम के अंदर। अब भी देखें, ये सारी चीज़ें दिखने में लेजिटिमेट लग रही हैं कि ठीक है ऐसा होना चाहिए ना। आपको भी पता है सोसाइटी इसी तरह से काम करती है कि आप एक चीज़ बनाते हैं या ख़रीदते हैं और वो आप आगे अगर बेचेंगे तो वो थोड़ा मुनाफे में बेचेंगे, अनलेस आपने वो चीज़ यूज़ ना की हो, सेकेंड हैंड ना हो। आपने अगर यूज़ नहीं की, आपने सिर्फ लेकर बेचने की मुनासबत से की है, तो आपकी पूरी सोसाइटी इसी चीज़ पर चलती है कि आप कोई चीज़ लेते हैं और उसको कुछ मुनाफा रख के आगे बेच देते हैं। और यहाँ पर भी वही हो रहा है। आप रिटेल वर्कर के पास जाते हैं, आप
एक चिप्स खरीदने जाते हैं, आप लेज़ खरीदने जाते हैं एक दुकान वाले के पास, तो वहाँ पर भी आप यही काम करते हैं, आप उससे 10 रुपये की लेते हैं या 20 रुपये की लेते हैं। एक्चुअली उसने 20 रुपये की तो नहीं ली, उसने तो पर पैक जो है वो उसको 1-2 रुपये शायद कम उसने ख़रीदी होगी। सिमिलरली जिससे उसने ख़रीदी उसको भी थोड़ी सी और सस्ती पड़ी होगी, सब अपना मुनाफा रख के ही बेचते हैं आगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, एंड इट इज़ कॉल्ड अ पिरामिड स्कीम। सो इट इज़ अ लेजिटिमेट स्कीम जो कि कर सकती है काम, बट हमें इसमें नुकसान अभी से नज़र आना शुरू हो गए कि नुकसान क्या क्या हैं। और एक नुकसान तो ये है कि अच्छा ये नुकसान नहीं है, ये इसका एंड रिज़ल्ट है मदन लाल, ये इसका एंड रिज़ल्ट है। यही सेइंग कि ये तो फेल हो जाएगी, फिर ये इसका एंड रिज़ल्ट है, फेल होगी ये। बट हमें अभी फ़िलहाल अपने जितना भी हमें समझ में आया है, जितना भी हमने अभी तक देखा है, इट इज़ प्रीटी मच ओके। हाँ ये है कि प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ी सी बहस हो सकती है कि प्रॉफिट मार्जिन हर बंदा अपने हिसाब से रख रहा है। कोई लिमिटेड होना चाहिए या तो प्रॉफिट मार्जिन, या फिर कोई जो जिसको कहते हैं कि पहले से फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे देख लें कि राइट एग्जैक्टली मोहम्मद नमान जिस तरह से कह रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट के साथ आप बेच रहे हैं तो फिर फ्रॉड भी ज़्यादा ही होता जाएगा। राइट एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसको अगर हम आम लफ्ज़ों में समझें तो बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अगर इस शख्स को, कर्सर को अगर फॉलो करें, अगर इस शख्स को मुनाफा कमाना है तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये 3 लोगों को अपनी किताबें बेच दे, बल्कि इसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो 3 लोग कौन होंगे, कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको आम लफ्ज़ों में कह दें कि ज़्यादा से ज़्यादा चूना लगाया जा सके। आप अगर मुझे आके कहते हैं कि आपने ये 1000 की बुक ली है और आप 1200 की दे रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं भाई 1200 में कौन खरीदता है, 1000 वाली आपने खरीदी, आप 1000 में 50 रुपये ऊपर रख के दे दें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब हो सकता है मैं भी बेवकूफ़ हूँ, और हो सकता है कि वो बुक 1000 की भी ना हो, 1000 के ऊपर सिर्फ 20 का मुनाफा होता होगा। ठीक है, सो इट्स मोर अबाउट कि ये शख्स ऐसे बंदे ढूंढे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा पागल बनाया जा सके, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बटोरा जा सके, क्योंकि मुनाफा तो आपने रखना ही नहीं है। मुनाफा आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपये रख दें, 20 रुपये रख दें, 30 रुपये रख दें एक बुक पे, बट आप वो मुनाफा इतना ज़्यादा बता रहे हैं जो कि एक आम बंदे की समझ में नहीं आता है कि यार इतना ज़्यादा मुनाफा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इशू एक ये भी है, हम इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं अभी, सिर्फ एक इशू ये भी है कि चलें ये आपने इस बंदे को बेवकूफ़ बना दिया कि आपने 1000 के ऊपर 200 रुपये इससे कमा लिए, ये तो बेवकूफ़ बन गया। लेकिन ये बेवकूफ़ सिर्फ इस वजह से नहीं बना है कि आप इतने ज़्यादा अक्लमंद थे, बल्कि ये बेवकूफ़ इस वजह से भी बन गया कि इसको लगा कि अगर मैं 1200 की लूँगा तो इसका मतलब है कि मैं फिर आगे 1400 की भी बेच सकता हूँ। इसने अपना मुनाफा भी देखा है, इसने यूज़ करने के लिए थोड़ी ना ली है बुक, इसने आगे बेचने के लिए ली है। ठीक है, और भी इस तरह के कुछ कमेंट्स हैं तो वो बताएं मुझे, मैं शेयर करता हूँ। बट आप ये देखें कि ये सारा स्ट्रक्चर एक ट्री की तरह का बन गया। ट्री से तो आप लोग मानूस होंगे ऑलरेडी, आपको पता है कि ट्री क्या होता है, पता है ना सबको। ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे टॉप पे एक रूट होती है, उसके बाद उसके चिल्ड्रन होते हैं, जिस तरह यहाँ पर इसके 5 चिल्ड्रन हैं और 5 के बाद फिर हर एक के 3-3 चिल्ड्रन हैं। ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कौन बता रहा है? एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का मतलब क्या होता है भाई? मैंने कहा कि ट्री जो है, ट्री का स्ट्रक्चर बन गया ना, ये रूट है, उसके बाद फिर चिल्ड्रन है और फिर चिल्ड्रन के चिल्ड्रन है। ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ट्री की ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। आगा मुर्तज़ा कह रहे हैं हल्के हल्के ग्रो करना, नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है नहीं पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन लेट्स सी, या क्या किसी को भी नहीं पता? हाँ राइट मदन लाल, प्रोडक्ट की तो अभी हमने गुफ्तगू करनी है, बहुत लंबी बात है वो भी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हाई डिमांड्स की होती हैं और फिर कुछ पीरियड ऑफ द टाइम उनका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। प्रोडक्ट की ही तो असल कहानी है यहाँ पे, सिर्फ ये कहानी नहीं है कि कितना बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। नहीं भाई क्या हो गया, टाइम के साथ ग्रो करना,
सेम पैटर्न में ग्रोथ होगी? नहीं भाई। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स पढ़ी है? एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है भाई? जल्दी हो, ग्रोथ जल्दी हो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं सकलैन। ठीक वर्ड नहीं आ रहा जहन में? अच्छा, एनी पावर, गुड, आ गया ना वर्ड जहन में, पावर। पावर, एक्सपोनेंट को पावर कहा जाता है ना। पावर जब आ जाती है ना किसी चीज़ के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर जब पावर आ जाए, बेस कुछ भी हो उसके ऊपर कुछ अगर पावर आ जाए तो इस ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 की अगर मैं सिर्फ एडिशनल ग्रोथ करता हूँ तो 3 + 3 इज़ व्हाट? 6। लेकिन 3 की अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखता हूँ तो 3 पावर 3, नॉट मल्टीप्लीकेशन या प्लस नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ग्रोथ क्या होती है? 3 × 3 9। बट अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आप जाओगे तो 3 पावर 3। अच्छा, हमने रीज्वाइन किया है अभी, ज्वाइन कर लें, बाकी भी फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, चलें कंटिन्यू करते हैं, फिर बात जो है वो आते रहेंगे बाकी भी। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम बात कर रहे थे। तो ट्री मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ग्रोथ नहीं होती, ट्री की एडिशनल ग्रोथ नहीं होती, ट्री की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। यानी कि अगर आप रूट पर एक है और रूट के बाद 5 चिल्ड्रन हैं, ये 5 हैं, रूट के बाद 5 चिल्ड्रन हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि हर एक के 5 चिल्ड्रन हैं, हर एक के 5 चिल्ड्रन कह देते हैं, इसके भी 5 चिल्ड्रन हैं, सिमिलरली इसके भी 5 चिल्ड्रन हैं, सिमिलरली इसके भी 5 चिल्ड्रन हैं, सॉरी, सिमिलरली इसके भी 5 चिल्ड्रन हैं, और फिर इस नोड के भी 5 चिल्ड्रन हैं। अगर हम इस तरह चलते हैं तो आप देखें कि हर लेवल के ऊपर 5 हैं। आवाज़ साफ़ आ रही है आप सब तक? मुझे बाहर तो कुछ ज़्यादा ही शो कर रहा है, आई थिंक ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास। पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, मे बी आवाज़ सही हो। सो एनीवेज़, अच्छा, कुछ कमेंट्स अगर ऐसे थे पिछली मीटिंग के अंदर जिसमें जो कि एड्रेस नहीं किए थे हमने, तो वो भी अभी शेयर कर दें, उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हर लेवल के ऊपर 5 चिल्ड्रन हैं हर एक नोड के। तो फर्स्ट लेवल के ऊपर तो चलें रूट एक ही होती है, एक बंदे ने ये काम स्टार्ट किया। दूसरे लेवल के ऊपर हम जब आए तो 5 बंदे आ गए, और फिर हम तीसरे लेवल के ऊपर आते हैं तो कितने हो गए? 25। इसी तरह हम सिर्फ चौथे लेवल तक आते हैं, चौथे लेवल पर कितने हो जाएंगे? This was 5 power 0, this was 5 power 1, this was 5 power 2, and that will be 5 power 3, which will be 125 almost, I think इतना ही होगा। आप ट्री को अगर देखें तो ट्री की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। यानी कि अगर मैं अपनी वो किताबें 5 बंदों को दे देता हूँ और अगले 5 भी 5 को देते हैं और उससे अगले भी 5 को देते हैं, इसका मतलब है कि आपका ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और ग्रो करने के साथ साथ इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर अगली बहस जो है, एक कमेंट को और मैं एड्रेस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अगली बहस के ऊपर चलते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली बात पॉइंट में बता दूँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो इस सबसे टॉप वाले बंदे को होगा, क्योंकि ये मुनाफा ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझें कि ये ट्री इतना ही है, ठीक है, इसमें से इस शख्स ने भी 10 रुपये कमा के दिए, इसने भी 10 रुपये कमाए, इसने भी 10 रुपये कमाए, इस तरह इन पाँचों ने 10-10 रुपये कमाए, यानी 50 रुपये कमा लिए। अब उन 50 में से 50% ये इसको देंगे सब, ठीक है। तो 10 का 50% कितना हो गया? 5 5 5 5 5 5 25 रुपये ये कमाएगा, ठीक है। इसी तरह 25 ये भी कमाएगा, 25 ये भी कमाएगा, 25 ये भी, एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ। 25 सब ने 25 25 25 25 25 कमाया, ठीक है। सबसे टॉप वाला जो है वो कितना कमाएगा? अगर हम इसी 50% स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं तो ये टॉप वाले को 12 रुपये देगा। 25 में से 12.5 कह लेते हैं, चलें 12 रुपये ये इसको देगा, ये अपने 25 में से 12 रुपये इसको देगा, ये अपने 25 में से 12, 12 × 5, ये 60 रुपये कमा रहा है।
इन सब ने 25-25 कमाए, लेकिन इसने 60 रुपये कमाए और इसने अब किसी को नहीं देना। तो हम जो कह रहे थे ना कि इसने 25 रुपये कमाए, उसने एक्चुअली 25 नहीं कमाए, इसने 12 रुपये कमाए। इसने भी 12, इसने भी 12, इसने सबने 12-12 कमाए और इसने 60 रुपये कमाए और इसको आगे किसी को देना भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब ये है कि अगर ये फॉर एग्जांपल 5 बंदों को नहीं देता और ये 10 बंदों को दे देता, तो अब ये 60 नहीं 600 रुपये कमाता। आई थिंक इतना ही होगा, 600 नहीं बल्कि डबल हो जाएंगे, 120। समझ में आ रही है ना बात? ये एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है एवरेज के ऊपर अगर हम ना जाएं, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि ये जिन लोगों को बेच रहा है चीज़ें, ये फॉर एग्जांपल 10-10 रुपये ना कमा रहा हो, उनसे 200-200 रुपये कमा रहा हो। ये एक ऐसा हो जो कि 10-10 कमा रहा हो मे बी, ये एक ऐसा हो जो कि 500-500 रुपये का चूना लगा दे अगलों को, ये ऐसा है जो कि 1000-1000 रुपये का भी लगा दे, ये ऐसा है जो कि सिर्फ 1200 रुपये में बेचते हैं, यानी 200 रुपये या कुछ हो सकता है 10-20 रुपये ऊपर करके बेचते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुनाफा इसको ही होगा हमेशा, इन सब को कम होगा और इसी तरह से इन सब को और कम होगा। जितना ज़्यादा आपका ट्री ग्रो कर रहा होगा उतना ही मुनाफा कम हो रहा होगा। यानी कि ट्री में हम जब लेवल्स की बात करते हैं, दिस इज़ लेवल 0, दिस इज़ लेवल 1, दिस इज़ लेवल 2, देन लेवल 3, देन लेवल 4, लेवल 5। जितना लेवल आप बढ़ाएंगे प्रॉफिट मार्जिन उतना ही कम होता जाएगा, और जितना लेवल आप कम करेंगे प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज अ पिरामिड स्कीम। अब इसके कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को वन बाय वन देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर एग्जांपल्स भी लेंगे मुख्तलिफ तरह की, और आपसे कमेंट्स भी लूँगा। सो दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डूइंग अ क्राइम बिकॉज फ्रॉड इज़ अ क्राइम। सो what are some of the properties that a typical criminal has? They are professional persuaders. प्रोफेशनल परसुएडर्स होते हैं, भाई बात मान लो, मुझे पता है ना, अब मेरी बात मान लो। इस तरह के वर्डिंग वो यूज़ करते हैं, उनका कहने का तरीका, बात करने का तरीका ऐसा होता है कि आपको उन पर भरोसा हो जाता है, परसुएड कर लेते हैं वो आपको। टेक्स कंट्रोल ऑफ द कन्वर्सेशन, वो आपको बात भी नहीं करने देते, या अगर आपको बात करने देंगे भी तो वो सिर्फ उन टॉपिक्स पर होगी जिनको वो कंट्रोल कर रहे होंगे। जिन टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं उन टॉपिक पर बात नहीं हो पा रही होगी। एंड बिल्ड्स रिलेशनशिप विद द इंटेंडेड विक्टिम, और आपको ऐसा फील करवा रहे होते हैं जैसे दे आर सिंसियर टू यू, आपसे रिलेशनशिप कायम करते हैं। यार आप तो भाई हैं अपने, आप तो दोस्त हैं अपने, आपके साथ क्यों वो ऐसा करेगा और क्या होगा, आपको उन पर भरोसा हो जाता है। अपील्स टू द ड्रीमर इन अस, कौन इस स्कीम के अंदर, इस तरह की स्कीम के अंदर या मुख्तलिफ तरह के फ्रॉड्स के अंदर आ जाता है? वो लोग जो कि ड्रीमर हों, जो कि एक्चुअली या तो हार्ड वर्क ना करना चाह रहे हों, या जिनके प्लान्स ये हों कि मुझे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने। ठीक है, तो ड्रीमर यानी कि वो ख्याली पुलाव ज़्यादा बना रहे होते हैं ना जो लोग, कि यार चलें अगले 1 साल के अंदर मेरे पास इतने अरबों रुपए हो जाएंगे किसी तरीके से, तो आप उस तरफ चलने लगते हैं। तो आपको इस रास्ते में इस तरह की स्कीम्स नज़र आती हैं और आप कहते हैं कि यस ऐसा भी हो सकता है, तो हम करते हैं, मैंने पैसे बनाए हुए हैं, आप भी बना सकते हैं। ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट ट्रेट्स इन ह्यूमंस, पर्टिकुलरली फीड्स ग्रीड। और ये जो ड्रीमर होता है, ये एक अगर पर्टिकुलर ड्रीमर की अगर हम बात करें जो कि सिर्फ ख्याली दुनिया में रहे और एक्चुअली हार्ड वर्क ना करे, तो ऑब्वियसली वो किस पर फीड कर रहा होता है? वो ग्रीड पर फीड कर रहा होता है, वो लालची होता है। मेक्स पीपल फील इनएडिक्वेट और स्टूपिड इफ दे डू नॉट बिलीव हिम या हर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट फ्रॉडर, ऑफ दैट स्कैमर, कि वो आपको ये फील करवाता है कि आप जो बात सोच रहे हैं वो आप पागल हैं जो आप ये बात सोच रहे हैं। सही है, आप अगर उनसे पूछते हैं ना, यार अच्छा ये गवर्नमेंट को पता होगा कि आपकी एनओसी वगैरह कहाँ है इस चीज़ की, तो वो आपको पागल फील करवाएगा। वो कहेगा यार एनओसी पे कौन काम करता है, पागल समझा हुआ है कि आपने, पाकिस्तान में सब चलता है, एनओसी आप किसी के पास भी जाएँ आपको नहीं मिलेगी, आप पागल हैं, आपको पता ही नहीं है, अभी तक एनओसी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, आप अभी तक एनओसी की बात कर रहे हैं। इस तरह की कोई ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेगा जिससे आपको लगेगा अच्छा यार इस बंदे को ज़्यादा पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो वो आप अगर उस पर भरोसा नहीं करते तो वो आपको कहेगा कि यार मतलब आपको खुद ये फील होगा, उस बंदे को नहीं, आपको खुद ये फील होगा कि यार मैं इस पर भरोसा नहीं कर रहा, मैं उस बंदे के साथ गलत कर रहा हूँ। दे आर वेरी फ्रेंडली येट दे आर कंट्रोलिंग। फ्रेंडली होते हैं आपके साथ, पर फिर भी कन्वर्सेशन और हर तरह की चीज़ का कंट्रोल उन्हीं के पास होता है, आपके पास नहीं होता। पैरामिड स्कीम्स के ऊपर आते हैं जिनको स्कैम्स भी कहा जाता है। तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ बेसिकली ए मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम विच इज़ इलीगल।
वेयर द प्रोडक्ट, इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्ट, इज़ ओनली ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। प्रोडक्ट की बात आ गई है, अब प्रोडक्ट पे गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने बुक्स की एग्जांपल ली, ये बुक पढ़ेगा कौन? आपको क्या इस स्कीम के अंदर कोई ऐसा बंदा नज़र आ रहा है जो कि ये बुक पढ़ने के लिए ले रहा हो? ये आपके सामने स्कीम आ गई, कोई ऐसा बंदा इस स्कीम में नहीं होता जो कि ये बुक पढ़ने के लिए ले रहा हो। सब इसी वजह से बुक ले रहे हैं कि उनको लगता है कि वो आगे चल के मुनाफा कमाएंगे इससे। पिरामिड स्कीम के अंदर प्रोडक्ट सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का होता है। कोई भी एक शख्स इनमें से आप पिक कर लें, वो अगर ये बुक ख़रीद रहा है ना इतने बड़े इतने महंगे दामों, तो उसके जहन में ये नहीं है कि अच्छा इसमें मतलब इतना अच्छा कंटेंट होगा मैं पढ़ूंगा, नहीं। उसके जहन में प्राइमरीली ये चीज़ है कि अगर मैं ये 1200 में ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं भी 200 रुपये रख के आगे बेच सकता हूँ। वो प्योरली बिजनेस के लिए ले रहा है। एंड यूज़र पिरामिड स्कीम में 99% ऑफ द टाइम होता ही नहीं है। प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि अपीलिंग होते हैं, लेकिन यूज़र उनके नहीं होते। उनको अगर यूज़ किया जाए तो उनके अल्टरनेटिव जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी बुक की एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर मैं अगर वाकई एंड यूज़र हूँ ना, तो मैं इस शख्स से नहीं खरीदूंगा, मैं किसी जाके ऑथेंटिक बुक शॉप से ख़रीद दूंगा। मैं कहूँगा बेशक वहाँ पर मैं 200 रुपये ऊपर दे के ख़रीद लूँगा, लेकिन एक ऑथेंटिक बुक ख़रीद लूँगा, मुझे ख़रीदनी है। अगर मैं वाकई एक रीडर हूँ तो मैं बुक शॉप पर जाऊँगा, मैं इस तरह के लोगों से बुक नहीं ख़रीद रहा हूँगा। समझ आ रही है बात? तो पिरामिड स्कीम के अंदर यूज़र होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट अगर होता भी है ना, तो वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का होता है। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि इनमें से जितने भी लोगों ने ख़रीदी है, उन्होंने ये देख के थोड़ी ख़रीदी है कि बुक कितनी अच्छी है, उन्होंने ये देख के ख़रीदा है कि मुनाफा कितना मिल सकता है मुझे। तो प्रोडक्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंस का नहीं है, असल इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है? मुनाफे की, कि आप मुनाफा कितना कमा सकते हो। सो इट इज़ अ मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम। अच्छा, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम होती है कि आप एक चीज़ लेके उसको मार्केट कर रहे हैं और बेच रहे हैं दूसरे लोगों को, तो आप लेवल बाय लेवल, इसने लेवल 0, लेवल 2, 1, लेवल 2, लेवल 3, मल्टी लेवल के ऊपर आप आते हैं। एक बंदा मार्केटिंग नहीं कर रहा होता, सिर्फ 5 बंदे मार्केटिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि एक पूरा ट्री होता है जो कि मिलके एक ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड अ मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम, बट दैट इज़ एन इलीगल मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम, बिकॉज देयर इज़ जो यहाँ पर प्रोडक्ट होता है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का होता है। प्रोडक्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं होता है इस पूरी स्कीम के अंदर। असल इंपॉर्टेंस का हामिल होती है प्रॉफिट। असल इंपॉर्टेंस होती है प्रॉफिट की, कि आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, कितना ज़्यादा। आप अगर पागल बन गए तो आप दूसरों को कितना ज़्यादा पागल बना सकते हैं। दैट इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट। पिरामिड स्कीम्स प्रॉमिस बिग रिटर्न्स इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डूइंग नथिंग बट हैंडिंग ओवर मनी एंड रिक्रूटिंग अदर्स टू डू द सेम। जिस तरह से आपने देखा कि इसके अंदर आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि ये अगले 5 बंदे जिनको मैं ये बुक्स दे रहा हूँ, क्या वो वाकई रीडर्स हैं, क्या वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? नो, इट डजेंट मैटर। मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि मैं ऐसे लोगों को बेचूं जिनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कमा सकूं। फॉर डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ आपने अगलों को बेचनी है चीज़, या एटलीस्ट अगलों को रिक्रूट करना है वो चीज़ बेचने के लिए। रिक्रूट करने का मतलब यही है कि आपको वो चीज़ उनसे ख़रीदनी ही पड़ेगी। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये मेरी बुक है और ये जाकर आप बेचें तो आपको इतना मुनाफा मिलेगा, नहीं। आप मुझसे ख़रीदें और फिर बेचें। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर ख़रीदने वाला भी ख़रीदेगा तो फुल अमाउंट मुझे देगा, उसके बाद मुनाफा आता है तो आए, नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी उसको मुनाफे पे बेच दिए। सो पिरामिड स्कीम्स जब काम करती हैं, जब आपको बिग रिटर्न्स चाहिए हो, ज़्यादा मुनाफा चाहिए हो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम में, और ज़्यादातर जब आप कोई काम ना करना चाह रहे हैं। हाउ डज इट वर्क? ऑब्वियसली हम देख चुके हैं काफ़ी चीज़ें, तो लेट्स जस्ट रीड इट। विक्टिम्स मेक एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच गिव्स देम द राइट टू रिक्रूट अदर्स। यानी कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको राइट मिल जाएगा कि आप दूसरों को भी कह सकते हैं आप इस काम के लिए। फॉर ईच पर्सन दैट द रिक्रूट दे रिसीव मनी, गिफ्ट्स और बोनसेस। द न्यू रिक्रूट देन मेक्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू गेट देयर राइट टू रिक्रूट। मनी coming in from new recruits is used to pay off early investors. So एक चीज़ इसमें से मैं मिस कर गया हूँ, वो क्या है, उस पर हमने बात नहीं की। वो ये कि
ये जो बुक्स ये बंदा बेच रहा है ना, कर्सर को अगर फॉलो करें, बुक्स जो ये बंदा बेच रहा है, इसने अगर कहीं और से ये बुक्स ली है ना तो ये इसको नहीं बेच सकता। ठीक है, कंपनी इसके ऊपर लगा देगी कि ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप ये नहीं बेच सकते। ठीक है, कोई ना कोई इसके लीगल एक्शंस होंगे। आप हर कोई बंदा नहीं बेचता, सिर्फ वो बंदा बेचेगा जिसने वाकई इसी कंपनी से ये चीज़ खरीदी हो, इसी बंदे से जिसकी ये चीज़ है उससे ही अगर आपने ख़रीदी है तो वो आपको राइट दे देगा कि अच्छा आपने मुझसे अब ख़रीद ली है, अब मैं आपको राइट दे रहा हूँ कि ठीक है आप ये चीज़ आगे भी बेच सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं बेच सकते। आप जाकर कोई छोटी सी चीज़ भी बेचने लग जाएं तो उसकी कंपनी एक्चुअली आ जाती है आपके पास और कहती है कि आप ये इलीगल काम कर रहे हैं, आप मेरा प्रोडक्ट ऐसे थोड़ी बेच सकते हैं विदाउट एनी कंसेंट फ्रॉम मी। ठीक है, सो इसमें एक राइट भी सेल हो रहा होता है कि अच्छा आपको राइट दे दिया जाएगा ये चीज़ बेचने के लिए। ठीक है, सो बाकी चीज़ें हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, एंड रिजल्ट क्या होता है? अ पिरामिड स्कीम इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन एंड इवेंचुअली द पिरामिड विल कोलैप्स। पिरामिड एक ऐसा वक्त आएगा कि ख़त्म हो जाएगा, और वो वक्त दूर नहीं होता है। अभी हम देखते हैं कि वो वक्त कैसे आता है। द स्कीम्स गेट टू बिग एंड द प्रोमोटर कैन नॉट रेज इनफ मनी टू पे अर्लियर इन्वेस्टर्स। बहुत बड़ी हो जाती है आपकी स्कीम और इतना पैसा नहीं होता कि आप दूसरे लोगों को मुनाफा दे सकें। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसने 10 रुपये दिए, 10 रुपये कमाए ऊपर, ठीक है, तो ये 10 में से 5 रुपये इसको देगा। लेकिन इसको जो 10 रुपये मिले हैं, फॉर एग्जांपल इसने वो 10 रुपये अपने 20 रुपये में से इसको दिए थे, अपने 20 में से इसने 10 इसको दिए, इसने 10 में से 5 इसको दिए। समझ आ रही है बात? देखें किस तरह से अमाउंट कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने सिर्फ 5 रुपये का मुनाफा रखा था, और 5 रुपये के मुनाफे में से 2.5 रुपये इसके पास आएंगे और इसके पास आके 1.25 रुपया आएगा, 1.25। लेकिन इसके लिए तो अच्छा मुनाफा था, लेकिन इसके लिए कोई मुनाफे की वैल्यू नहीं। समझ आ रही है बात? कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आपका पिरामिड ग्रो करेगा उस तरह आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता जाएगा, यानी कि आपको पैसे कम मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि आप जो अर्लियर इन्वेस्टर्स थे, जो कि आपके रूट के ऊपर लोग थे, उनको आप पे ऑफ कर सकें। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ पिरामिड स्कीम लूज ऑल और अ हाई परसेंटेज ऑफ देयर मनी। ज़्यादातर लोग अपना पैसा डुबा देते हैं इसके अंदर। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वाकई इससे मुनाफा पैदा हो, और जिनको मुनाफा होता है वो मुनाफा भी उनके लिए जो है वो एक इलीगल तरीके से आया हुआ होता है। वो कोई एक पेड स्कीम नहीं होती, सॉरी क्या कहते हैं उसको, वेरीफाइड स्कीम नहीं होती। द प्रोमोटर ऑफ अ पिरामिड स्कीम अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स लॉ, द प्रोमोटर ऑफ अ पिरामिड स्कीम कैन गेट फाइन्स अप टू $100,000 एंड 10 years इन जेल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पिरामिड स्कीम से रिलेटेड कोई इस तरह के लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, एज़ फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न। आपको मिले अगर इस तरह के लॉज तो आप शेयर कीजिएगा मुझसे कि ये भी एक वही चीज़ है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। इट इज़ एन इलीगल स्कीम जो कि सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से परसुएड कर सकते हैं किसी शख्स को फॉर इन्वेस्टिंग देयर मनी। दिस इज़ वाई द पिरामिड इज़ इवेंचुअली गोइंग टू कोलैप्स। दिस इज़ वाई द पिरामिड स्कीम डज नॉट वर्क। पहला बंदा अगर 5 हमने एग्जाम्पल ली थी, 6 बंदों को भी अगर लेता है, दूसरे पे 36, फिर 216, फिर 1296, एंड यू कैन सी के सिर्फ 8वें लेवल तक, 8वां बंदा हूँ मैं, यानी कि आई नो अ गाय हु नोज अ गाय हु नोज अ गाय हु नोज अ गाय हु नोज अ गाय, 8वें लेवल तक ही अगर हम आए से, और ये कोई अनरियलिस्टिक लेवल नहीं है, ये लेवल होता है। आप ऐसे शख्स को जानते होंगे अपनी ज़िंदगी में भी, आपके जहन में भी ऐसे कोई लोग होंगे जिनको आप डायरेक्टली ना जानते हो, 8वें लेवल से जानते हो कि अच्छा वो जो फला मेरे साथ एक कोर्स पढ़ा था बंदा, वो अब उस जगह पर जॉब कर रहा है, और उस जगह पर जॉब ये भी बंदा कर रहा था, और उसके साथ ये भी मिला हुआ था। इस तरह आपको 5-6 लेवल का तो पता होगा ही, लेकिन अगर 8वें लेवल तक देखें तो नंबर इज़ सो ह्यूज, इट इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर 11th लेवल के ऊपर आते हैं तो फिर इट इज़ द मोर देन द यूएस पॉपुलेशन। लाइक आई सेड, इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली, और इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, यानी एक्सपोनेंशियली अगर ग्रो कर रहा है तो यू कैन सी कि 13th लेवल पर अगर सिर्फ आते हैं ना, हम सिर्फ 13वें बंदे को अगर मैं बेच रहा हूँ, मैंने एक को दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, इसी तरह अगर 12वां 13वें को बेच रहा है, इसका मतलब है कि द नंबर इज गोइंग टू बी द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन। दिस इज हाउ अ पिरामिड स्कीम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज गोइंग टू कोलैप्स without any big profit. So it is
अगर इसको हम स्टडी कर रहे हैं तो वी शुड नो कि अगर कोई पैरामिड स्कीम चला रहा है ना, ये पहला बंदा जो है अगर ये पैरामिड स्कीम चला रहा है तो ही और शी शुड नो कि मुझे कब ख़त्म करनी है स्कीम। 5वें लेवल तक आ जाएं, आपको लगे कि ठीक है अब इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं आ रहा है, स्कीम ख़त्म कर दें, भाग जाएं, रूपोश हो जाएं, मुल्क से भाग जाएं। इलीगल एक्टिविटी में थे आप, आपने अपना मुनाफा कमा लिया, बात ख़त्म करें, दैट्स इट। अब बात इनके ऊपर है, अब इनके पास हैं सारे प्रोडक्ट्स, 5वें या 6ठे लेवल के पास इनके पास सारे प्रोडक्ट हैं। अभी इनके सर का दर्द है, अगर ये बेच सकते हैं किसी को तो बेचें, नहीं बेच सकते हैं तो मैंने अपना मुनाफा कमा लिया है। अब अगर ये बेचेंगे भी तो इतना ज़्यादा मुनाफा इनको भी नहीं मिलना, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग ऑलरेडी ये चीज़ ले चुके हैं और किसी ने यूज़ नहीं करनी। 46,000 लोग ले चुके हैं, लेकिन उन 46,000 में से यूज़र कोई नहीं है। तो 46,000 के 46,000 अगर और 46,000 लोगों को भी देंगे तो व्हाट आर द चांसेस कि वो लोग भी यूज़ करें। यूज़र तो कोई होंगे नहीं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है, जिसने जितना कमाना था कमा लिया। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू सस्टेन। ठीक है, अगली एक और स्कैम के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट योर ओपिनियन एंड योर एग्जाम्पल्स। मैंने अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं दी है आपको, आई वॉन्ट योर एग्जाम्पल। आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो कि जितना भी हमने स्टडी किया है उनके मुताबिक वो पिरामिड स्कीम्स हैं। आपका हो सकता है कोई रब्ता हुआ हो किसी से, या इस तरह की कुछ चीज़ें हों जो कि आपके जहन में हों। काइंडली शेयर दोज। रिमेंबर कि अब हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनसे ही रिलेटेड हों। हर तरह के स्कैम आपने शो नहीं करना है यहाँ पे कि ये भी एक स्कैम है, ये भी एक स्कैम है, नहीं। स्कैम्स हम दूसरे तरह के भी देखेंगे, अभी सिर्फ पिरामिड से रहें, पिरामिड तक लिमिटेड रहें और मुझे बताएं व्हाट कैन देयर बी एन एग्जांपल ऑफ पिरामिड स्कीम्स स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। नहीं अवैस, टारगेटेड जॉब्स जो होती हैं वो इसमें नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं मैं इसके ऊपर भी बताता हूँ। वो ये कि एक्चुअली कोई प्रोडक्ट होता है जो कि आप सेल कर रहे होते हैं ना, टारगेट कंप्लीट, जिस तरह से टारगेट कंप्लीट करना है, कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह जिस तरह से बेचते हैं उसमें टारगेट होता है, कोई बैंकिंग में है तो उसको एक टारगेट मिलता है कि आपने 10 अकाउंट्स ओपन करवाने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्कैम्स नहीं है, बिकॉज ये एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट, एक लेजिटिमेट यूज़र को सेल कर रहे हैं। ये दूसरे को इस नीयत से सेल नहीं कर रहे कि आप और कमा कर मुझे देना। ठीक है, वो रिक्रूट नहीं कर रहे हैं लोगों को, सेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यस, नो एग्जांपल्स। कोई पिरामिड स्कीम आपको अभी तक नज़र नहीं आई? ओके ठीक है, एक एग्जांपल लिख रहे थे सकलैन की, एग्जांपल मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद एड्रेस करता हूँ इसको। जी हाँ, सकलैन दैट वाज अ पिरामिड स्कीम। सकलैन का बेसिकली जवाब ये है, इसको मैं रिफ्रेश करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। दैट इनके किसी जानने वाले को एक कंपनी ने ये कहा कि वो इंटरव्यू देने गए वहाँ पे किसी जॉब के सिलसिले में। तो उस जॉब के इंटरव्यू वगैरह के बाद जो है उनकी एक तरह से एक लेक्चर दिया एक बंदे ने आके। वो बंदा जिस तरह से मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, फ्रेश कर रहा हूँ सकलैन को, एक सूट बूट में एक बंदा आया और उसने आके काफ़ी डिटेल में ये बताया कि वो किस तरह से एक सेल्फ मेड बंदा बन गया, एक करोड़पति बन गया सिर्फ इस प्रोडक्ट को सेल करते हुए। और अगर वो इंटरव्यूअर्स चाहते हैं तो उनको भी, वो भी ये काम कर सकते हैं, वो भी सेल्फ मेड बन सकते हैं, वो भी मिलियनियर्स बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं अगर वो ये प्रोडक्ट ख़रीदें, तो इसको बेचकर ये काम किया जा सकता है। दैट वॉज क्लियरली अ पिरामिड स्कीम। ओके, सो पिरामिड स्कीम हमेशा यही, इसका स्टार्ट हमेशा यहीं से होता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको फ्यूचर में भी ये चीज़ नज़र आएगी और अब भी आप लोगों को कहीं ना कहीं नज़र आई होगी, और मे बी आपको वो याद ना हो उस तरह से कि पिरामिड स्कीम का स्टार्ट यहीं से होता है कि लुक एट मी, मैंने कितना ज़्यादा कमा लिया। मैंने इतना ज़्यादा कमा लिया, यहाँ पर इन्वेस्ट करने से आप भी इन्वेस्ट करें। दिस इज़ वेयर पिरामिड स्कीम स्टार्ट्स। ठीक है, स्पेशली जब आप जॉब्स की बात कर रहे होते हैं। अगर कोई जॉब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दैट, आगे जाकर आप लोग भी जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे या उससे पहले भी, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, तो आप लोगों में से कुछ के जहन में ये होगा कि हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, और उस कमाने के लिए इस तरह के जो लोग हैं वो परस्यू कर लेते हैं स्टूडेंट्स को और इस तरह के कुछ लोगों को, कि अगर आप कोई ऐसी स्कीम देख रहे हैं, अगर आपको कोई बंदा ऐसी जॉब ऑफ़र कर रहा है जिस जॉब को लेने के लिए आपको पैसे देने पड़े, ये पॉइंट नोट करते जाएं, जिस जॉब को लेने के लिए आपको पैसे देने पड़े, चाहे वो पैसे किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, किसी भी फॉर्म से मुराद ये है कि
अगर वो पैसे इस फॉर्म में हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग के 5,000 रुपये, एक एग्जांपल है मेरे पास इसी में, इसलिए इसको कोट कर रहा हूँ। आप ट्रेनिंग लें, आपको जॉब मिल गई है, आप कमा लेंगे अच्छी तरह से, लेकिन उसके लिए आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग के 5,000 रुपये। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो फिर उसका मतलब है आप जॉब नहीं कर सकते। अगर वो जॉब आपसे पैसे मांगे उस हद तक तो ठीक है कि अगर वो कहे कि आपको इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट भी इस तरह से करती है कि टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो अगर टेस्ट में अपीयर होने के लिए हैं या इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए हैं तो दैट इज़ ओके। बिकॉज वाई, ये सुनिएगा, क्योंकि वो टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, वो उस चीज़ के लिए पैसे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर कभी भी ये नहीं होता कि आप इतने पैसे दे दें तो फिर आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, ये नहीं होता। आप पैसे दें, आपका टेस्ट लिया जाएगा, ये होता है। एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कहती है कि आपके टेस्ट लेने के लिए मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। नाउ रिमेंबर कि दैट ओनली वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर कोई छोटी से छोटी प्राइवेट कंपनी अगर आपको ये कह रही है ना कि आपको टेस्ट देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए पैसे देने, दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। अगर आपको लगता है कंपनी लेजिटिमेट है, थोड़ा सा भी अगर आपको शक है तो वो पिरामिड स्कीम है। अगर आपको लगता है कि लेजिटिमेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल एचईसी अगर कहता है कि आपने किसी टेस्ट में अपीयर होने के लिए इतने पैसे देने, तो ऑब्वियसली एचईसी इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड कमीशन, ठीक है, वो पिरामिड स्कीम नहीं है ऑब्वियसली। सो अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक है, आपको कोई एक छोटी सी कंपनी ये कहती है कि ये करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और उसके बदले में वो आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आपकी जॉब हो जाएगी, दैट मीन्स दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर वो आपको ये कहते हैं कि आप हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं लेकिन राइट टू सेल के लिए आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। राइट टू सेल का मतलब ये है कि आप चीज़ें बेशक हमसे ना खरीदें, आप लें, मतलब फ्री में लेके जाएं और बेचें, जितना मुनाफा होगा हमें दें। अगर ये भी हो रहा है ठीक है, लेजिटिमेट है। लेकिन अगर वो आपको ये कहते हैं, मीटिंग हमारी दोबारा एंड हो जाएगी, हम फिर ज्वाइन करेंगे 10 मिनट बाद। लेकिन अगर वो आपको ये कहते हैं कि आप फ्री में लेके तो जाएंगे, सेल करेंगे, लेकिन सेल करने का राइट अभी आपके पास नहीं है, आप अभी अगर जाएंगे तो आप इलीगली सेल कर रहे हैं, लेकिन हमसे इजाज़तनामा लेकर जाएं कि आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, और वो इजाज़तनामा जो है यानी कि वो परमिशन या राइट टू सेल जो है उसके लिए आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर वो पैसे आपको देने हैं तो इट इज़ अ पिरामिड स्कीम। सिमिलरली घर बैठे पैसे कमाएं, सिर्फ आप जो है लैपटॉप के ऊपर बैठ के और चीज़ें कैप्शा एंटर करते रहें, आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। कई जगह पर यह चीज़ काबिल कबूल होती है बट नॉट ऑल द टाइम, स्पेशली नाउ इन दिस डे एंड एज इट इज़ नॉट अ थिंग जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें इतने छोटे छोटे काम की लेबर के लिए लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते। सो इन दैट केस अगर आप कि भाई ये घर बैठे पैसे कमाएं और लैपटॉप के ऊपर सिर्फ 2 घंटे लगाएं और हमारी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन रहें, सिर्फ उसके आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई वेबसाइट इस तरह कहती है ना कि आप अगर इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाएं और सिर्फ 2 घंटे लॉगिन हो डेली, आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो आई एम 100% श्योर, मोर देन 100% श्योर कि वो आपको उस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन नहीं होने देगा जब तक कि आप उस वेबसाइट पर अकाउंट नहीं बनाते और उस अकाउंट बनाने के कुछ ना कुछ पैसे होंगे। सो दिस इज़ वेयर एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिफ्रेंशिएटेड। फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई भी इस तरह की जॉब ऑफर आए, कोई भी इस तरह की सेलिंग अपॉर्चुनिटी आए जिसके अंदर एवरीथिंग लुक्स गुड, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है उसके अंदर, तो दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। व्हाट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से मैंने कहा भाई टेस्ट की फ़ीस है, वो इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 ये होती है। लेकिन पिरामिड स्कीम में ये भी एक जो है 2-3 और पॉइंट्स भी है मेरे पास। एक पॉइंट ये भी लिखिएगा अपने पास कि पिरामिड स्कीम के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, ठीक है। जिस तरह से अभी मैंने कहा ना, कोई कंपनी अगर ये कहती है कि ट्रेनिंग के लिए पैसे हैं या इतने टेस्ट के लिए पैसे हैं या इंटरव्यू के लिए पैसे हैं, अगर एचईसी की एग्जांपल लेते हैं, एचईसी अगर मुझे ये कहे या एनटीएस मुझे ये कहे कि आप 500 रुपये का टेस्ट दे रहे हैं, आपको जॉब के लिए टेस्ट में हम बिठा देंगे, अगर आप ये 5,000 का टेस्ट दें तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे जॉब के लिए। क्या ऐसा होता है कभी? क्या एनटीएस ये कहती है, कोई लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है आपको कि आप टेस्ट दे रहे हैं, 500 रुपये आपके टेस्ट की फ़ीस है, अगर आप यही फ़ीस 500 के बजाय 50,000 कर देंगे तो आप टेस्ट में जो है वो कामयाब हो जाएंगे? लेजिटिमेटली तो कोई नहीं कहता ना। फ़र्क यही है
कि पिरामिड स्कीम्स लेजिटिमेटली आपको यही कहती हैं कि ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करो। दोज आर पिरामिड स्कीम्स, ठीक है। और इसी तरह सबसे बड़ी चीज़, जिस तरह से मैंने बात यहीं से स्टार्ट की थी अभी, कि ये भी ये एक पहचानने का तरीका है पिरामिड स्कीम का। अगर आपको अगला शख्स ये कह रहा हो कि वो अमीर हो गया है ये चीज़ करने से और आप भी हो सकते हैं, ये बात आप किसी भी फ्रेजिंग में आप सुन लें तो उस बात से भाग जाएं। दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैं अमीर हो गया हूँ, मैंने पैसे बनाए हैं इतने ज़्यादा इस पर्टिकुलर काम से और आप भी ये कर सकते हैं, चाहे किसी तरह भी आप इसको फ्रेज़ करें, चाहे आप ये कहें कि मेरी इन्वेस्टमेंट कम थी लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा कमा ली है क्योंकि मेरे पास मैंने मेहनत की और ये किया, पिरामिड स्कीम, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने जहन में रखें। 2-3 पॉइंट्स में दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ फॉर योर ओन बेटरमेंट। सबसे पहली चीज़, प्रोडक्ट सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का होगा, प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया जाएगा। आप अगर कोई पिरामिड स्कीम वाला आपके पास आकर अगर बेचे ना कोई चीज़, तो उससे प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लें, ही और शी विल गेट कन्फ्यूज्ड। वो बातें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी पॉइंट पर लाना चाह रहा होगा कि देखें मैंने भी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बेच ली और मैंने इतने पैसे कमा लिए। आप कहें नहीं, पैसों को छोड़ें, आप ये बताएं कि इस प्रोडक्ट के यूज़र कौन है। वो कहेगा ये यूज़र फ़लाँ है, चलें, वो भी आपको उस पर ही मुतमईन कर देगा। फिर आप पूछें अच्छा ये चीज़ तो फिर वो बंदा वहाँ से भी ख़रीद सकता है, ये चीज़ तो जाकर चेज़ से ख़रीद सकता है, इम्तियाज़ से ख़रीद सकता है, मुझसे क्यों ख़रीदेगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन उससे पूछें प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। चले मैं आज ये बेच देता हूँ, कल और देंगे क्या मुझे आप बेचने के लिए। आपकी कंपनी की एनओसी है कोई, आप प्रोडक्ट जो कह रहे हैं इसके अंदर क्या हम टेस्टिंग करवा सकते हैं क्या, ये PCSIR से, फॉर एग्जांपल आप कोई ब्यूटी क्रीम ले रहे हैं, PCSIR से रजिस्टर्ड है, इस प्रोडक्ट में फ़लाँ चीज़ है, ये प्रोडक्ट फ़लाँ प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है। आप अगर कह रहे हैं कि आपका मोबाइल ज़्यादा अच्छा है तो ये सैमसंग से अच्छा क्यों है, ये बताएं ज़रा, इसके यूज़र कहाँ हैं, रीसेल है इसकी। इस तरह के आप प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछेंगे ना, दैट पर्सन आई एम श्योर ही विल गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि वो सिर्फ आपको इस बात पर आमादा करना चाह रहा है कि आपके जहन में ये आ जाए कि आप अमीर हो सकते हैं। अगर अमीर ना भी हो तो आप कम से कम पैसे कमा सकते हैं और आपको कोई काम भी नहीं करना उसके लिए, सिर्फ चीज़ें बेचनी है। सही है। सो अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके जहन में आती है, आपके सामने आती है, दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। जो मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो एक कंपनी है, आप सकलैन अदर जिसकी एग्जांपल दे रहे हैं, आई थिंक वो कंपनी भी वही है। दैट कंपनी इज़ नोन एज टाइन्स, TIENZ है आई थिंक, या NS है, TIENS, टाइन्स। प्योरली लेजिटिमेट कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, बेचती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये क्लास लेने के बाद, ई कॉमर्स की ये क्लास लेने के बाद, जिसमें सारा बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है और देयर इज़ सो मच मार्केट टू सेल योर प्रोडक्ट टू, इट गेट्स वेरी हार्ड टू एनालाइज कि क्या चीज़ लेजिटिमेट है, क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ नहीं है सही, क्या चीज़ एक इलीगल स्कैम है। सो इन दैट सिनेरियो देयर इज़ अ कंपनी नेम्ड टाइन्स, और इस तरह की और कंपनीज भी हैं। वो टाइन्स कंपनी जो है वो बेसिकली यही कह रही होती है कि आप वहाँ पर जाएंगे, आप उनको जो है वो इंटरव्यू वगैरह देंगे, आपकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे दे विल से, ये भी कुछ महीने पहले की बात है, एट द एंड ऑफ द डे दे विल से कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हमारी एम्प्लॉय बनने के लिए, आपको जो काम करना है उसकी ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग की फ़ीस है 6,000 रुपये या 10,000 रुपये, आप वो पे कर दें और फिर मंडे से आपकी जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आप जॉब कर लें और फिर जॉब में जितना ज़्यादा आप कमीशन कमा सकते हैं आप कमा सकते हैं, हमने भी इतना कमाया है, ठीक है। दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम, क्योंकि आपको जाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए ना, who which company in their right mind will ask their employees to pay for that। मुझे अगर कोई काम करवाना है, मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी खोलता हूँ, मुझे कोई काम करवाना है, मुझे उसके लिए 10 लोग चाहिए, क्या मैं वो 10 लोग हायर करूँगा या फिर उन 10 लोगों के ऊपर लिमिट लगा दूंगा कि नहीं 10 लोग मुझे ऐसे चाहिए जिनके पास 10,000 रुपये हों। भाई ये कौन सी बात हो गई, आपको काम करवाना है ना, उनको अगर काम आता है, स्किल आता है, आप स्किल कराओ। ये क्या बात हुई कि आप वो आएंगे और 10,000 रुपये होंगे उनके पास तब वो आपके एम्प्लॉय बन सकते हैं, नहीं, आप उनको काम सिखाएं, क्योंकि काम आपका है, आप सिखाएंगे तो आपका काम अच्छा होगा। अगर आप उनको सिखाने के पैसे ले रहे हैं और वो फॉर एग्जांपल पैसे कोई नहीं देने को तैयार,
तो क्या मैं कंपनी बंद कर दूंगा? मैंने एक कंपनी खोली और हर एक शख्स को मैं ये कह रहा हूँ कि आप 5,000 रुपये देंगे तो आप मेरी कंपनी में आ सकते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के नाम क्यों है, जिसके भी हों। अब वो 5,000, लेट सपोज कोई बंदा पागल नहीं है जो 5,000 रुपये दे, किसी के पास नहीं है, तो क्या मैं कहूँगा अच्छा नहीं यार फिर मैं ये काम नहीं कर सकता? नहीं, आप गलत कर रहे हैं। जिसकी कंपनी है उसने उसको वो बंदे चाहिए ना काम करने के लिए, वो अपनी कंपनी बंद करके थोड़ी ना बैठ जाएगा सिर्फ इस वजह से कि उसके एम्प्लॉय पैसे नहीं दे पा रहे। एम्प्लॉय से पैसे लेना ही नहीं, आप उनको सिखाएं काम, उनसे काम लें, उनको काम के पैसे दें और उनके काम की वजह से आप पैसे कमाएंगे। ठीक है। सो पिरामिड स्कीम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट वर्क्स लाइक अ पिरामिड, 1 से 6, 6 से 36, 36 से 216, 216 से 1296 एंड ऑल ऑफ लाइक दैट। इवेंचुअली इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, पहली बात तो ये है, प्रोडक्ट नहीं होता है। ज़्यादा ख्वाब दिखाए जाते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, मैं भी अमीर बन गया हूँ। इसकी एक और एग्जांपल भी है और वो एग्जांपल है अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स मेरे जहन में ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हैं और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या वो चीज़ें पिरामिड स्कीम हैं या नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर यहाँ पे कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है स्टूडेंट तो आई थिंक ये ना बताइएगा कि वो क्यों अच्छी है या क्यों सही है। ये तो कभी नहीं बोलिएगा कि सर मैंने भी तो पैसा कमाया उससे और मैं अमीर हो गया हूँ, आप भी कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप कुछ डॉलर्स ख़रीदें और फिर एक वक्त आने पे वो डॉलर्स बेचते हैं, आपको कुछ मुनाफा हो जाएगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप डॉलर्स बेचेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वी जस्ट रिजॉइंड। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यही है कि आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई इशू नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। इशू पता है कब आता है? इशू तब आता है जब फॉरेक्स वाले, जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, देयर आर वेबसाइट्स फॉर दैट, देयर आर ब्रोकर्स फॉर दैट। जब वो ब्रोकर आपको ये कहे, जिसके थ्रू भी आप ऑब्वियसली डॉलर्स किसी के पास रखे हुए तो नहीं है, किसी पीयर से आप तो जाकर नहीं ले रहे, आप किसी ब्रोकर से रब्ता करते हैं, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू हो, चाहे वो किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो या फिज़िकली हो। वो जो ब्रोकर होता है, अगर वो आपको ये कहे कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन 10 बंदे और ले आएँ, अगर $10,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाए या $1,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाए ना, तो मुनाफा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो आपको ये कहता है कि आप और बंदे ले आएँ तो आपका मुनाफा बढ़ेगा, दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। ठीक है। इसी वजह से आप जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात सुनेंगे, वो किसी ना किसी ऐसे बंदे से सुनेंगे जिसने उससे पैसे कमाए। डॉलर की ट्रेडिंग, फॉरेक्स की ट्रेडिंग की अगर आप किसी से बात सुनेंगे ना, तो वो आपको खुद वो आपको हमेशा ये कहेगा कि आप इससे पैसे कमा सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा जिसने फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसे ना कमाए हों, वो आपको कभी इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा कि आप भी फॉरेक्स पे ट्रेडिंग करें। लेकिन जो बंदा भी आपको कहेगा कि फॉरेक्स पे ट्रेडिंग करें, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर 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 भरेगा आपको इस चीज़ के ऊपर कि आपने ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है। स्टार्ट ये कहेंगे स्टार्ट करें, अच्छा $10 से ही स्टार्ट कर लें, $100 आपके पास नहीं है, $10 से ही स्टार्ट कर लें, कोई 10,000 रुपये 20,000 रुपये लगा दें सिर्फ, वैसे भी तो रखे हैं बैंक में, अब यहाँ पर लगा दें। उसका क्या जा रहा है? क्योंकि उसने एक लिमिट अप्रोच करनी है, उसके ब्रोकर ने उसको कहा है कि $100 आपने लेकर आने, तो वो हर बंदे से $10 भी अगर मिलता है ना तो उसके लिए बहुत है। आपको पहले तो ये कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आएगा आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि चले वो आपको ये कहेगा चलो $10 ही कर दो। अब उस शख्स का क्या जा रहा है एक्चुअली, उस शख्स को मुनाफा मिलेगा। अगर वो उसको मुनाफा ना मिल रहा होता तो वो आपको इतना ज़्यादा मदू ना कर रहा होता इस बात के ऊपर। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है। अगर आप ज़्यादा मुनाफा तभी कमा सकते हो, सिर्फ वो शख्स आपको कह रहा है कि ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हो जिसने खुद कमाया है, एलिजिडली खुद कमाया है, मुबैना तौर पर खुद कमाया है, वी कांट रियली बी श्योर कि वाकई उसने कमाया है या नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग इनटू अ पिरामिड स्कीम। अगर आपको किसी चीज़ में मुनाफा हासिल करने के लिए दूसरे लोगों को रिक्रूट करना पड़े, दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। अगर आपको किसी चीज़ पे मुनाफा हासिल करने के लिए यूज़र्स के बजाय रिटेलर्स को वो चीज़ बेचनी पड़े,
पीपल को वो चीज़ बेचनी पड़े, नॉन यूज़र्स को वो चीज़ बेचनी पड़े मुनाफा कमाने के लिए, दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। एंड ऑब्वियसली वी नो कि पिरामिड स्कीम इवेंचुअली आकर कोलैप्स कर जाती है। आप अगर 4 बंदों को और को बेचते हैं, आपने एक से लिया, आप 4 और को बेचें, पिरामिड स्कीम कोलैप्स हो जाएगी, आपके पास इतना मुनाफा नहीं बचेगा। आप मुझे बताएं, वही एग्जांपल बुक वाली लेते हैं हम, 6 लेवल के बाद उस बुक की कीमत 10,000 में हो जाएगी। जिस बंदे ने 10,000 में लिए वो ये सोचेगा 10,000 की लिए मैं 11,000 में बेचूं, लेकिन हु इन द राइट माइंड विल बाय अ बुक फॉर 11,000? समझ आ रही है बात? तो एक ऐसा लेवल आएगा, 1000 तक बात समझ में आ जाती है, चलें 1200 तक भी आ जाएगी। एक ऐसा लेवल आएगा कि आप कहेंगे 15,000 की ये बुक है, एंड द पीपल, इवन वो लोग भी जो कि मुनाफा कमाने के लिए ख़रीदना चाह रहे होंगे, वो लोग भी कहेंगे कि यार 15,000 की तो नहीं, 15,000 की ख़रीदूँ, मुझसे कौन ख़रीदेगा 16,000 में? तो यूज़र को तो हम बिल्कुल ही साइड में कर देते हैं, यूज़र तो है ही नहीं। अब जो सवाल बचा मुनाफा कमाने वालों से, वो मुनाफा कमाने वाले भी अब नहीं लेना चाह रहे वो चीज़, क्योंकि एक रिडिकुलस कॉस्ट पे पहुंच चुकी है वो चीज़। अगर आप कहते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन है और वो इस तरह है, उस मोबाइल फ़ोन का कोई यूज़र नहीं है, आप सिर्फ इसी तरह बेचना चाह रहे हैं उसको, 1 बाय 1 आप बेचते जा रहे हैं, यू सी एक इवेंचुअली एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप वो एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन, जिस तरह के नोकिया के आते थे पहले, वो इतना छोटा सा मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदा हुआ होगा 2 लाख रुपए का, और आप कह रहे होंगे मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जिसको मैं 2,01,000 में बेचूं, फॉर एग्जांपल। सो वी नो कि ऐसा नहीं होने वाला। सो एक ऐसा वक्त आ जाएगा, और वो बहुत जल्दी आ जाता है, जिसमें वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं रह पाती, और इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यूर पिरामिड स्कीम कोलैप्सेस, और जिस शख्स के पास आखिर में वो प्रोडक्ट रह जाता है, वो प्रोडक्ट को ना ही इस्तेमाल कर सकता है, ना ही वो बेच सकता है, और उसके सारे के सारे पैसे डूब चुके होते हैं। इसी तरह उससे ऊपर वाले लेवल के कुछ पैसे डूबे होते हैं, ठीक है, इस तरह और ऊपर वाले के और कम डूबे होते हैं, और सबसे टॉप वाले के तो बिल्कुल पैसे नहीं डूबे होते, वो तो अभी तक मुनाफा कमा रहा है। सही है। सो अच्छा, इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिसमें आप लोग भी इनपुट दे सकते हैं अपनी, और बाकी जाकर इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ थ्योरी गोइंग ऑन कि जिस तरह से अभी एक स्टूडेंट ने कहा भी था कि बिटकॉइंस आर पिरामिड स्कीम। बिटकॉइंस पिरामिड स्कीम्स है क्योंकि उनको यूज़ करने के लिए कोई नहीं लेता, कोई उसके थ्रू कोई चीज़ ख़रीद नहीं रहा। पैसों के थ्रू तो मैं चीज़ ख़रीदता हूँ ना, मैं जाता हूँ दूध लेता हूँ, दही लेता हूँ, जाके पैसे देता हूँ उसको, बिटकॉइन तो नहीं दे रहा। बिटकॉइन से कोई चीज़ें ख़रीदी नहीं जा रही, बहुत कम ऐसा हो रहा है, बहुत कम ऐसा हो रहा है। एंड आई नो कि यू नो कि ऐसा अभी हो रहा है, बट आपने खुद नहीं किया वो, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि हो रहा है। मुख्तलिफ पेड जो पोस्ट्स हैं वो कह रही हैं कि हो रहा होगा, वी कैन से ओके हो रहा है। मैं किसी को जानता नहीं है जिसने बिटकॉइन में ख़रीदारी की हो, लेकिन बिटकॉइन को लोगों ने यूज़ किया है बिटकॉइन ख़रीदने के लिए। इसका मतलब है कि आप वही चीज़ पैसे देकर ख़रीद रहे हो, आप एक्चुअल करेंसी दे रहे हो, और आप एक ऐसी चीज़ ख़रीद रहे हो जिसको आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि आप सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि आप उससे और मुनाफा कमा सको आगे बेच के। क्लियरली द होल डेफिनेशन ऑफ पिरामिड स्कीम। आई एम नॉट अगेंस्ट बिटकॉइंस, आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ कंट्रोवर्शियल, एंड आई एम ओपन टू एनी आर्ग्यूमेंट्स जो कि आप कहें कि ठीक है, आप हो सकता है मेरी पिरामिड की डेफिनेशन ही गलत हो, और आप कहें कि आप पिरामिड स्कीम की डेफिनेशन गलत कह रहे हैं, एक्चुअली पिरामिड स्कीम्स ये होती हैं, और बिटकॉइन में चूँकि ये नहीं है इस वजह से ये पिरामिड स्कीम्स नहीं है। हो सकता है ऐसा हो। आई एम नाउ गिविंग यू माई ओपिनियन, एंड दैट ओपिनियन इज़ कि पिरामिड स्कीम, बिटकॉइन को पिरामिड स्कीम इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आपको वो मुनाफा सिर्फ तभी देगी जब आप उसको बेचेंगे किसी दूसरे शख्स को। इसके अलावा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर। एक ऐसा वक्त भी आएगा कि उस बिटकॉइन ख़रीदने वाला कोई होगा ही नहीं। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर एग्जांपल लेता हूँ तो मैं बिटकॉइन इसी चीज़ से, यही चीज़ सोच कर ख़रीदूँगा कि मुझे इससे मुनाफा मिलेगा। कभी भी आप खुद बताएं, कभी भी आपके जहन में ये नहीं आया होगा कि यार ये काम मुझे करना है तो बिटकॉइन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे यार पेपाल पे ये काम करना है तो मुझे बिटकॉइन लेना पड़ेगा। नहीं, बिटकॉइन तो आपको नहीं लेना पड़ेगा, या कोई भी इस तरह की वर्चुअल करेंसी जो है ये तो आपको नहीं लेना पड़ेगा। इसी तरह भाई मुझे अमेरिका पैसे भेजने हैं तो इससे बेहतर है कि मैं बिटकॉइन से भेज दूँ। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, आप दूसरे तरीक़ों से भी भेज सकते हैं। बिटकॉइन का ख्याल आपके जहन में सिर्फ तभी आएगा जब आप कह रहे हो कि मुझे और पैसे कमाने हैं बग़ैर कुछ किए।
ठीक है। सो या एग्जैक्टली अवैस जिस तरह से कह रहे हैं ये वही एग्जांपल है जिस तरह से हमने डॉलर की एग्जांपल ली। तो डॉलर इज़ जस्ट अ करेंसी और दूसरी चीज़ भी एक करेंसी है। डॉलर क्यों एक रियल करेंसी है और बिटकॉइन क्यों एक रियल करेंसी नहीं है हमारी दुनिया के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, उसकी आई थिंक एक पहले हम एग्जांपल ले चुके हैं जब मैं आपको करेंसी की एक्चुअल डेफिनेशन बता रहा था कि व्हाट इज़ एक्चुअली ए करेंसी। काफ़ी क्लासेस पहले हमने एक एग्जांपल ली थी, वो एक पर्ची की एग्जांपल मैंने आपको दी थी एक मजमून से कि जो पर्ची एक करेंसी की तरह घूमना शुरू हो गई थी। सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज़ कि आप पिरामिड स्कीम को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से मैंने काफ़ी आप लोगों को नोट भी करवाए हैं, काफ़ी इस क्लास के अंदर आपको बताए भी हैं। प्लीज़ बिवेयर एंड मेक ऑल ऑफ द पीपल अराउंड यू अवेयर ऑफ दोज स्कैम्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेरोज़गारी की वजह से, पैसे कम होने की वजह से इस तरह के स्कैम्स में आ जाते हैं और ना सिर्फ वो पैसे अपने कुछ कमाते हैं बल्कि वो अपने जितने पैसे होते हैं उनके वो भी गंवा देते हैं। सो बिवेयर ऑफ दैट। इसमें एक और प्रॉपर्टी भी आती है जो कि एक बहुत ही मौलिक एक तरह से प्रॉपर्टी है, वो ये है कि पिरामिड स्कीम का शिकार कोई बंदा दूसरे शख्स को बताना भी नहीं चाहता कि वो उसका शिकार हुआ है। इट्स ह्यूमिलिएटिंग। मुझे अगर कोई स्कैम कोई अगर चूना लगा कर चला गया और मुझसे उसने 10,000 ले लिए, मैं दूसरे अपने दोस्तों को थोड़ी बताता जाऊँगा कि यार ये 10,000 रुपये मुझसे भी चलेगा, वो तो हंसेंगे मुझ पर। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो पिरामिड स्कीम का शिकार हो जाता है वो दूसरे को बताता नहीं है। तो अगर आप में से कोई शिकार हुआ है उस चीज़ का तो दूसरों को बताएं, और बेशक किसी और की एग्जांपल देकर बता दें, अपना ना बताएं, लेकिन लोगों को आगाह करें कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इलीगल है, इससे आपका पैसा बनेगा कभी नहीं, हमेशा टूटेगा। इसी गुफ्तगू को आगे भी लेकर चलेंगे और कुछ और स्कैम्स को भी देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनी कमेंट, मुझे अभी भेज दें मैसेज के ऊपर। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी मुझे ईमेल कर दें। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका क्विज़ हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही होगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, अव्वल तो ट्यूसडे को जो है वो है 4 to 6 नेक्स्ट वीक, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके अराउंड या उससे पहले या उसके बाद हम एक मेकअप क्लास भी रखें। क्योंकि हमें जो कोर्स मिला था वो थोड़ा सा 1-2 हफ्ते लेट मिला था, तो वी हैव टू मेक अप फॉर दोज क्लासेस। वी हैव टू डू 16 क्लासेस फॉर द होल कोर्स। तो जो हमारी कोर्स की क्लास मिस हुई है, वी विल ट्राई कि हम उसका मेकअप भी करें। तो ईमेल के ऊपर काइंडली एक्टिव रहिएगा। हो सकता है मेकअप क्लास हम फ्राइडे को करें या मे बी मंडे को करें, बिफोर योर रेगुलर क्लास। हो सकता है कि हम एक जो है वो मेकअप क्लास भी करें, नॉट नेसेसरीली, बट ज़रा कनेक्टेड रहें ईमेल्स के साथ। हो सकता है कि हम जो है वो मेकअप क्लास भी एक करें और क्विज़ भी हो सकता है आपका। हो सकता है मेकअप क्लास में ही हो सकता है, उसके बाद हो सकता है 2 हफ्ते बाद हो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज़ वेल। जिसको ईमेल रिसीव हो जाए ना, काइंडली वो ईमेल जो है दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा दें किसी भी तरीके से। इस भरोसे पर ना रहें कि मैंने उनकी ईमेल कर दी, क्योंकि ऑल्दो मैंने ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा, बट चूँकि ईमेल्स मेरे पास सबकी नहीं है एंड आई डोंट हैव द पर्टिकुलर क्या कहते हैं सिनेरियो कि अब मेरे पास जितनी ईमेल्स हैं मैं सिर्फ उनको ही भेज रहा होता हूँ। काइंडली वो थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वो ईमेल्स जो हैं बाकियों को भी सेंड कर दिया करें या उसके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप वगैरह पर भेज दिया करें। जिस तरह से आज पता लग गया था, तो इस तरह से आइंदा भी कोशिश करें कि कम्युनिकेट करके पिरामिड स्कीम की तरह इस चीज़ को फैलाया करें। आपको मैं अगर 8 बंदों को बता रहा हूँ तो आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप 8 और बंदों को बताएं, और फिर उस बंदे की भी ये ज़िम्मेदारी है कि 8 और बंदों को बताएं। तो 1-2 लेवल के बाद हमारी ये पिरामिड स्कीम कोलैप्स हो जाएगी और सबको पता लग जाएगा कि हमारी क्लास कब कहाँ कैसे होनी है बहुत जल्द। मुनाफा यहाँ पर आपका नॉलेज ही है सिर्फ। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच। See you in next class whenever that might be.